करेंगे पीछे वाला। कल आए थे कशिश सर और उन्होंने क्या सिखाया था, समझाया था आपको, है ना अशीम जी, थैंक यू सो मच। उन्होंने क्या समझाया था, सिखाया था, ऑपरेशंस के बारे में, बिजनेस ऑपरेशंस, बिजनेस स्ट्रैटेजी और ऑपरेशंस के बारे में समझाया था कि कौन कौन से ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो हमारे सभी बिजनेसमैन को ऑपरेशंस से बाहर निकालने का काम करते हैं। जैसे रितेश अग्रवाल सर कहते हैं ना हमेशा, जो रितेश अग्रवाल सर जो ओयो के फाउंडर हैं, वो कहते हैं कि मैं हमेशा किसी ऐसे आदमी की तलाश में रहता हूं जो मेरा कोई छोटा काम करे ताकि मैं कुछ बड़ा काम कर सकूं, है ना। थैंक यू दालचंद जी, थैंक यू सो मच। हमेशा रितेश अग्रवाल जी इसी बात पर विश्वास रखते हैं। प्रेम शंकर जी क्या करते हैं, वो यही कहते हैं कि भैया कोई ऐसे आदमी की तलाश में रहता हूं मैं जो मेरा छोटा काम कर सके, निशिता रानी ऋषि जी, ताकि मैं कुछ बड़ा काम कर सकूं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उर्मिला जी? ऑपरेशन से बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। ऑपरेशन से बाहर निकल के आना पड़ेगा। आज थोड़ा सा रिकैप करते हैं हम इन सारे बिजनेस के फंक्शन में, 6 बिजनेस फंक्शंस है ना। उन बिजनेस फंक्शंस में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हमारे कस्टमर्स को, से सवाल करते हैं, पूछते हैं, कौन से क्वेश्चंस होते हैं? एचआर एंड पीपल मैनेजमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड और बिजनेस ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, है ना। थैंक यू गोल भागीरथ जी। इन सारे सेशंस को अशोक तांती जी बड़े ध्यान से मेरे साथ बने रहिएगा, आज के सेशन मजा मजा आने वाला है। आज ना मैं क्या बताने वाला हूं बताऊं आपको? पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद लेके चलता हूं आपको, है ना। ये सारे हो चुके हैं, सारे फंक्शंस हमने पढ़ा दिए, सिखा दिए। बिजनेस ऑपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे थे, है ना। इन स्ट्रेटजी में सबसे पहला जो फ्रेमवर्क आकर के कशिश सर ने बताया था, वो क्या बताया था कि कैसे बिजनेस से बिजनेस की तरफ बढ़े आप, कि ज्यादा व्यस्त ना रहें, अपने लिए समय निकालें। मतलब मैं हूं तो धंधा है, नहीं हूं तो धंधा नहीं है, ऐसी अवस्था ना आए बिजनेस के अंदर। तो उसके लिए उन्होंने कुछ स्टेप के बारे में बताया था। बेसिकली ये फ्रेमवर्क करता क्या है आपके लिए, मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं, थोड़ा सा। इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के जरिए होता क्या था, कुछ स्टेप्स के जरिए बताया गया था। पहला क्या? सबसे पहला, बिजनेस बिजनेस यानी कि आप बिजी ज्यादा ना दिखें, बिजनेस की तरफ ध्यान दें। उसके लिए इन्होंने क्या किया था, थोड़े से स्ट्रैटेजीज बताए थे। क्या बताए थे? पहला, ये फ्रेमवर्क कैसे मदद करता है। सबसे पहली बात, पहले निश्चित करो काम को, अजय कुमार मिश्रा जी, कि आई विल डू व्हाट बाय व्हेन। मैं करूंगा, क्या करूंगा, कब तक करूंगा। पहला स्टेप, आई विल डू व्हाट बाय व्हेन। पहले लिखो पेपर के ऊपर, इस फ्रेमवर्क में यही सब लिखना है। आई विल डू व्हाट बाय व्हेन, मैं क्या करूंगा और कब तक करूंगा। काम भी लिख लिया और उसकी डेडलाइन भी डाल दी। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या था? उस काम, जितने भी दिन भर के काम होते हैं, उसको 2 हिस्सों में दो। उसमें से कौन सा मेन थिंग है और कौन सा मल्टीपल थिंग है। मेन थिंग क्या होता है? मेन थिंग का मतलब ऐसी चीजें जो मेरे को इंप्रूव करने में मदद करे, मेरे बिजनेस को इंप्रूव करे, मेरे बिजनेस को स्केल करे, बड़े दर्जे पे, वो होता है मेन थिंग। और मल्टीपल थिंग जो गोल गोल घुमाता रहता है, उससे बाहर नहीं निकलेंगे तो कुछ काम ही नहीं हो। उसको बोलते हैं मल्टीपल थिंग। वो होता है मेंटेनेंस का काम। मेंटेनेंस का काम मतलब उसको, जो चीजें हैं उसको मेंटेन करते रहिए, जो चल रही हैं अपने आप उसको मेंटेन करते रहिए। तो इन 2 हिस्सों में बांटने का काम दिया गया था, जो कशी सर्कल समझा रहे थे। नंबर 1, आई विल डू व्हाट बाय व्हेन, मैं क्या काम करूंगा, कब तक करूंगा। और उसके बाद हर काम को 2 हिस्सों में, मेन थिंग जो मेरे को गोल अचीव करने में मदद करेगा। एक होता है मल्टीपल थिंग, घुमाता रहेगा, रोज उसी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जो काम होते हैं ना, वो वाले। तो इन दोनों का समय भी डिसाइड करो। सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक का जो होता है, वो होता है मेन थिंग। और मेन थिंग बदलता नहीं है, बिल्कुल बदलेगा नहीं। ये वीकली होता है कि भैया एक हफ्ते के अंदर जो गोल अचीव करना है, उस गोल के लिए एक हफ्ते का काम मैंने डिसाइड कर लिया, वो हो गया मेन थिंग। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक हफ्ते का काम बढ़ गया। और मेंटेनेंस वाला जो मल्टीपल थिंग है, वो डेली बेसिस का है, हर रोज करना पड़ेगा, हर रोज करते रहना पड़ेगा वो काम। और सबसे बड़ी बात, विवेक सर इस वीडियो में ये भी कहते हैं कि मंडे को जो होता है ना, सोमवार को सुबह वाला जो काम होता है, वो मीटिंग का नहीं होता है। सोमवार को सुबह वाला काम होता है आई विल डू व्हाट बाय व्हेन। बड़े ध्यान से समझना, मंडे शुरुआत कैसे हुई। हर मंडे को, सोमवार को आई विल डू व्हाट बाय व्हेन, क्या करूंगा, कब तक करूंगा। और उसके बाद 2 हिस्सों में बांट देंगे, मेन थिंग, मल्टीपल थिंग। और उसको काम करने के तरीके में, अब इसमें से कुछ ऐसे काम होंगे, छोटे काम, जिसको डेलीगेट करना पड़ेगा। तो चुनो कि मेरा कौन सा बंदा है जिसको मैं काम दे सकता हूं।
उस काम के लायक। तो छोटे छोटे काम मुझे क्या करने पड़ेंगे, डेलीगेट करने पड़ेंगे। मेरी बात सबको समझ में आ रही भाई लोग? चैट बॉक्स में लिख के बताइए जल्दी से, क्लियर हुआ? डेलीगेट करेंगे। अब इसमें से वो काम चुनेंगे जो मुझे करना चाहिए, और वो काम जो मैं डेलीगेट यानी दूसरे भी कर सकते हैं। सब काम के लिए मैं नहीं बना, हर काम मैं ही करूंगा। मैं सिर्फ फोकस करूंगा व्हाट मैटर्स द मोस्ट। मैं सिर्फ उस पर फोकस करूंगा कि क्या मैटर सबसे ज्यादा करता है। इन सबसे होगा क्या, मैं ऑपरेशन के काम से बाहर आ जाऊं। यही है ये फ्रेमवर्क। मेरी बात समझ में आ गई तो एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ, बड़े ध्यान से। हाँ शारदा सर, थैंक यू सो मच। बड़े ध्यान से चैट बॉक्स में लिख के बताइए, समझ में आ गया? यही था ये फ्रेमवर्क। स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि आई विल डू व्हाट बाय व्हेन। मंडे को सुबह का काम, सुबह 10 बजे का काम है कि आई विल डू व्हाट बाय व्हेन, लिखूंगा क्या करूंगा, कब तक करूंगा। उसके बाद उसको दो हिस्सों में बांट दूंगा, कौन सा मेन थिंग है, कौन सा मल्टीपल थिंग है। उसके बाद छोटे छोटे काम जो कोई और भी कर सकता है तो उसको डेलीगेट करूंगा, और मैं फोकस करूंगा व्हाट मैटर्स द मोस्ट, सबसे ज्यादा जो मैटर करता है, ताकि मैं आ जाऊं ऑपरेशन से बाहर। थैंक यू सो मच विजय जी। ये है आपका पहला ऑपरेशंस का फ्रेमवर्क जो कल मैं सिर्फ, विजय जी मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, रिकैप कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है? दूसरा, अच्छा ये गलती से ना मल्टीपल थिंग्स वाले में 2 AM हो गया, इसको 2 PM कर दीजिएगा, है ना? स्क्रीन जरा वो करके, अगर इसी मेरे साथ आईसीटी बिग बॉस है, स्क्रीन के ऊपर दे 2 PM to 8 PM, और ताकि इसको फुल स्क्रीन कर देना ताकि लोग स्क्रीनशॉट ले इसकी, है ना? थैंक यू दालचंद जी। अब जल्दी से रिकैप करेंगे दूसरे, है ना? थैंक यू संदीप सर। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ ओम प्रकाश जी, आगे चलते हैं। अगला फ्रेमवर्क, थैंक यू जगदीप जी। अगला जो फ्रेमवर्क है उस फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ूंगा मैं आगे। इसको चेंज करके मैं आपको स्क्रीन पे अभी दिखाता हूं जल्दी से। हाँ अब देखो हो गया चेंज। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? ओके ग्रेट। अब चलते हैं आगे। अगला जो था वो क्या था, अगला जो फ्रेमवर्क है वो क्या है, वो है एग्जीक्यूशन टू एक्सीलेंस। एग्जीक्यूशन टू एक्सीलेंस, ये दूसरा फ्रेमवर्क था। मतलब देखो, स्ट्रैटेजी से काम तो बनता नहीं है। स्ट्रैटेजी से काम, स्ट्रैटेजी के साथ साथ एग्जीक्यूशन। कहते हैं ना, विवेक सर कहते हैं कि नॉर्मली जो जो बिजनेसेस फेल होते हैं ना, उसके पीछे कारण स्ट्रैटेजी नहीं होती है। स्ट्रैटेजी भी एक कारण हो सकती है, लेकिन स्ट्रैटेजी मेन कारण नहीं होती। एक्चुअली क्या होता है, स्ट्रैटेजी के साथ साथ अगर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है सही तरीके से, तो नहीं हो पाएगा। सिंपल यही है। आप चाहे घर पे बैठ के कितनी स्ट्रैटेजी बना लो, गाड़ी सीख जाऊंगा, मैं कार चलाना सीख जाऊंगा, अरुणेश रंजन जी, घर बैठ करके मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, सुबह 6 बजे उठूंगा, 6:30 बजे भाई वो जो कार वाले भाई साहब है ना, उनको बुलाऊंगा घर पे, और उनसे रोड की ड्राइविंग लूंगा, इस वाले रोड पे यहां से यहां तक जाऊंगा, फिर उसके बाद घर आऊंगा, नहाऊंगा धोऊंगा और ऑफिस चला जाऊंगा। स्ट्रैटेजी बढ़िया है कि नहीं? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। गाड़ी सीखने के लिए 7 दिन तक लगातार यही काम करूंगा, हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिख के बताओ, है ना? इससे बढ़िया स्ट्रैटेजी तो हो ही नहीं सकती। बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। अगले दिन 6 बजे का अलार्म लगाया, उठे हैं 8 बजे। गलती स्ट्रैटेजी में नहीं थी, एग्जीक्यूशन में गलती थी, है ना रितेश कुमार जी? अगली स्ट्रैटेजी में गलती गलती थोड़ी थी, ठीक ही तो था स्ट्रैटेजी, पर गलती एग्जीक्यूशन में। बेसिकली ये जो फ्रेमवर्क सिखाता है कि एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है। स्ट्रैटेजी तो बना लिया, पर एग्जीक्यूशन अच्छा करके उससे एक्सीलेंट कैसे बना जाता है। अब इसके कुछ स्टेप, क्या क्या स्टेप थे? सबसे पहला स्टेप क्या था, मोस्ट इसेंशियल गोल जिसके बगैर पॉसिबल नहीं है जीना, संभव ही नहीं है बिजनेस। मोस्ट इसेंशियल गोल यानी कि MEG बोलते हैं उसको। पहले तो उसको लिखना है, MEG यानी कि मोस्ट इसेंशियल गोल को डिफ कर लो लिख के ऊपर, नंबर 1। ठीक है, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या था इसका, जैसे ही मोस्ट इसेंशियल गोल लिख लिया, अब उसके बाद दो चीजें लिखनी होती हैं। एक होता है एफर्ट स्कोर, एक होता है रिजल्ट स्कोर। एफर्ट का मतलब प्रयास कितना करूंगा, कितना तेज भागूंगा, मतलब कितनी देर में यहां पहुंच गया। मान लो मुझे 100 मीटर की रेस दौड़नी है, 100 मीटर की रेस 5 मिनट के अंदर दौड़नी है मेरे को, मान के चलो, तो एफर्ट क्या होगा, कितने प्रति घंटे के हिसाब से भागूंगा। रिजल्ट क्या हो गया, 100 मीटर की रेस में दौड़ गया मिनट के अंदर, वो रिजल्ट हो गया। तो बेसिकली ये क्या कहता है, ये फ्रेमवर्क आपको ये कहता है कि रिजल्ट पे ज्यादा फोकस मत करो, फोकस करो एफर्ट के ऊपर, और एफर्ट को इंसेंटिवाइज कर दो ताकि लोग प्रयास करने में लग जाएं, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के बताना।
ये फ्रेमवर्क ये समझाता है कि एफर्ट, प्रयास क्या क्या करोगे उसको इंसेंटिवाइज कर दो, ताकि लोग प्रयास के पीछे भागने लगे, उसी के पीछे भागने। जैसे हमारे वो रेंचो है ना, रेंचो का नाम सुना आपने? रेंचो का, सुकृता देवी जी आपने सुना है रेंचो का नाम? पूरा नाम बताओ। रणझोड़ दास चाचड़, चाचड़ क्या नाम था? रणझोड़, हाँ रणझोड़ दास चाचड़, यही था ना? वो क्या कहते हैं? एक्सीलेंस के पीछे भागो, सफलता झक मार के पीछे आएगी। तो सफलता जो हो गया, आउटकम हो गया, रिजल्ट हो गया, परिणाम हो गया, उसको नंबर मत दो, वो तो हो ही जाएगा। एक्सीलेंस कैसे बनेगा आदमी, है ना? उसके पीछे भागना शुरू करेंगे। शिप्रा जी, बेसिकली यही है कि एफर्ट को यानी प्रयास को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दो। वाह, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। जैसे हमारे ऑफिस में एक भाई साहब हैं, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाता है। उनका उनका नाम ही हमने रख दिया कि नाम के आगे लिख दिया हमारा चैंपियन। तो हर दिन उनको चैंपियन चैंपियन बोला जाता है। तो अब उनको आदत कान में लग गई है कि मुझे आज चैंपियन बोला नहीं किसी ने। किसी दिन ऋषभ जी अगर उनको चैंपियन नहीं बोला जाए तो दिल दुख जाता है उनका, कि आज मैंने अच्छा काम नहीं किया क्या? मेरी बात समझ में आ गई ब्रिजेश जी? यस और नो? रोज उनको चैंपियन बोलते हैं हमारे लोग, रोज, कि भाई साहब हमारे चैंपियन है। अब एक किसी दिन नहीं बोलेंगे चैंपियन तो उनको लगेगा कि मैंने काम किया ही नहीं। उनकी परिभाषा, उनका रिजल्ट स्कोर क्या है कि उनको चैंपियन बोलो भैया, हम प्रयास खूब करेंगे। इसका मतलब यह हो गया कि हमने एफर्ट यानी प्रयास को नंबर देना शुरू कर दिया, प्रयास को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। इज इट क्लियर एवरीवन? चैट बॉक्स में जल्दी से क्लियर हुआ भाई लोग? सोना पटीदार जी, लखन सिंह जी क्लियर हुआ? अरुण कुमार जोशी जी क्लियर? तो ये क्या करता है, पहले मोस्ट इसेंशियल गोल लिखो, इस गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से प्रयास करने की जरूरत है उसको लिखो, और उसके बाद देखो इस प्रयास से परिणाम क्या निकलेगा। और हर प्रयास को क्या करो, 8 AM कमिटमेंट, 9 बजे सबसे कमिटी लो, आज पूरे दिन करोगे क्या, और शाम को 8 बजे रिपोर्ट ले लो, अचीवमेंट हुआ कितना, हुआ कितना। और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, अब जितने भी लोग प्रयास करते रहे, मेहनत करते रहे, उनको इंसेंटिव, कुछ हल्का पर्क देना स्टार्ट करो, हल्का एफर्ट स्कोर को इंसेंटिवाइज। एन एफर्ट दैट इज अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड। जिस प्रयास को हम अप्रिशिएट करते रहते हैं, प्रशंसा करते रहते हैं, वो रिपीट करते हैं लोग, ये आम आदत है। तो ये है हमारा एग्जीक्यूशन में एक्सीलेंस कैसे लेके आएंगे। सबसे पहले लिखेंगे मोस्ट एसेंशियल गोल, पूरा क्या करना चाहता हूं मैं। उसके बाद लिखेंगे इसमें प्रयास कौन कौन से चाहिए, उस प्रयास का परिणाम क्या निकलेगा। फिर उसके बाद सुबह 8 बजे कमिटमेंट ले लेंगे, भैया कितना करोगे। रात को 8 बजे हम क्या कर लेंगे, अचीवमेंट की रिपोर्ट ले लेंगे, कितना हुआ, कितना बाकी रह गया, कल कितना करोगे। और उसके बाद जिसने बढ़िया प्रयास किया उसको हम क्या करेंगे, कुछ कुछ इंसेंटिव अलाइन कर देंगे उसके लिए, कुछ एडिशनल पर्क, शाबाशी। बहुत सारे फॉर्म होते हैं, बहुत सारे फॉर्म होते हैं अप्रिशिएशन करने के, है ना? इज इट क्लियर? बड़े ध्यान से समझिएगा। क्या क्लियर हुआ सबको? यस और नो? चैट बॉक्स में जल्दी से। हाँ, तो ये हो गया दूसरा फ्रेमवर्क। मैं सिर्फ रिकैप कर रहा हूं, याद रखिएगा, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस कल वाली बात आपको याद दिला रहा हूं ताकि भूले नहीं है। तीसरा जो फ्रेमवर्क था, थर्ड फ्रेमवर्क था, उसमें क्या बताया था, रिप्लेस योर सेल्फ। रिप्लेस, रिमूव नहीं लिखा है, याद रखिएगा, है ना? कुछ नहीं, रिमूव हटना नहीं है वहां से, रिप्लेस करना है ना? रिमूव नहीं करना, हटाना नहीं है अपने आप को। बिजनेस में रहना है धीरेन्द्र जी, है ना? तो रिप्लेस करना है, मेरी जगह मेरा काम कोई और कर सके बेहतर तरीके से, तभी तो दूसरे काम होंगे। वरना होगा क्या, मिठाई की दुकान पे होगा क्या, लड्डू बना भी रही मैं ही रहा हूंगा, है ना, और उसको बेच भी मैं ही रहा हूंगा। बनाने का काम किसी और को दे देंगे तो बेचने में लग जाएंगे, जो एक्सपर्टीज है उस हिसाब से। तो रिप्लेस कैसे करेंगे अपने आप को, है ना, ताकि हम कहीं घूमने चले जाएं तो भी हमारा बिजनेस होता रहे। इसको बोलते हैं हम, क्या कहते हैं, रिप्लेस योरसेल्फ फ्रेमवर्क ऑपरेशंस में, है ना? इसमें क्या क्या स्टेप है? नंबर 1, पहला स्टेप कि आप सक्सेशन प्लानिंग होता क्या, देखो सक्सेशन प्लानिंग का मतलब ये होता है, सक्सेशन का मतलब होता है उत्तराधिकारी, है ना? उत्तराधिकारी, ठीक है? उत्तराधिकारी का मतलब क्या होता है कि मेरी जगह मेरे बाद कौन करेगा, कौन काम करेगा, ताकि रिजल्ट सेम आएगा जो मैं चाहता हूं, रिजल्ट सेम। देखो एक बात बताऊं, हर अमरेंद्र बाहुबली को एक महेंद्र बाहुबली की जरूरत है, वरना राजपाट चलेगा नहीं। मेरी बात समझ में है महावीर जी, हाँ या ना? भीम सिंह जी क्लियर हुआ? हर अमरेंद्र बाहुबली को एक महेंद्र बाहुबली की जरूरत होगी होगी,
तभी जाके राजपाट चलेगा। सिंपल है। तो रिप्लेस करना पड़ेगा अपने आप को, अपने काम को, ताकि ताकि क्या करना पड़ेगा, ताकि दूसरा कोई आके वही काम करे, मेरा काम बंद ना हो, चलता रहे, है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आता रहेगा तभी ना, है कि नहीं श्रीनिवास जी? अनिल गिरी गोस्वामी जी, क्लियर हुआ? हाँ, बहुत बढ़िया। इसका सबसे पहला काम क्या होता है कि जो भी इंप्लॉय है पहले उसको चुनो मेंटर और मेंटी के फॉर्मेट में, है ना। मेंटर और मेंटी के फॉर्मेट। मेंटर का मतलब होता है जो 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 सिखाता है, और मेंटी का मतलब जो सीख रहा है ना। उसको बोलते हैं आई डू यू सी। वहां बिठा के एकदम एकदम पहला काम ये करो, दूसरा ये करो, तीसरा ये करो, चौथा ये करो, स्टेप बाय स्टेप बोलना पड़ता है, हाथ पकड़ के, हाथ पकड़ के समझाना होता है। ठीक है। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अब जैसे कार चलाने का एग्जाम्पल ले रहे थे, उसी को ले लेते हैं। मान लो कार चलाने का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो अगर कार चलाने का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो मैं कार के बाहर बैठ के आपको नहीं सिखाऊंगा इस वाले रिलेशनशिप में। मैं बैठूंगा उसी कार के अंदर आपके साथ, आई डू यू सी, तुम देखो, ये देखो गियर मैंने ऐसे चेंज किया है, ये देखो क्लच मैंने ऐसे लगाया है, ये देखो स्टीयरिंग में इस स्पीड पे चला रहा हूं। इसको बोलते हैं मेंटर और मेंटी, हाथ पकड़ के सिखाना। आई डू यू सी, मैं कर रहा हूं, तुम देखो। मेरी बात समझ में आई ब्रिजेश जी? क्लियर हुआ? अब उसके बाद दूसरा रूप क्या आता है इसका? अब मेंटर मेंटी रिलेशन खत्म हो जाता है, अब हो जाता है डेलीगेटी और डेलीगेटर। डेलीगेटर का मतलब काम देने वाला, डेलीगेटी का मतलब काम करने वाला। कि अब डेलीगेटर बन गया। नाउ यू डू आई सी, अब तुम करो, मैं देख रहा हूं। अब मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठा हूं, अब मैं बगल वाली सीट पे बैठा हूं, और मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे एक्शंस क्या हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आया? ये यू डू आई सी हो जाता है। और इसी रिलेशनशिप का जो तीसरा पार्ट, अपने आप को रिप्लेस कैसे कर रहे हैं, और तीसरा पार्ट क्या होता है? तीसरा पार्ट होता है यू रिपोर्ट इमीडिएटली। मतलब अब मैं कार के बाहर निकल गया, अब मैं बाहर खड़े होकर देखूंगा, और तुम क्या करोगे? मुझे बताओगे कि गलतियां कहां कहां करी तुमने, क्या सही किया तुमने, क्या सुधारने की जरूरत है, ये तुम अब आके मुझे बताओगे। ये हो गया यू रिपोर्ट इमीडिएट। अब उसके बाद चौथा क्या हो गया? यू डू रिपोर्ट रूटीनली। अब तुम एक काम करो, तुम 2 दिन तक इस वाली रोड पे सुबह से लेकर शाम तक गाड़ी चलाओ, और तब रूटीनली मुझे बताओ, हर दिन सुबह शाम शाम को सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे मुझे बता देना क्या किया। उसी से मैं आगे नहीं बताना है। अब सुबह 10 बजे बताना और शाम को 6 बजे बताना। यू डू रिपोर्ट रूटीनली कि तुमने कैसा काम किया है। ठीक है। और उसके बाद जब ये चौथा काम पूरा हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? अब यही काम तुम दूसरों के साथ करो। अगर मैंने ये काम, डू द सेम विथ योर जूनियर, सब अपने नीचे वालों के साथ यही काम करोगे तुम, वही मेंटी मेंटर, डेलीगेटी डेलीगेटर, आई डू यू सी, यू डू आई सी। अब तुम करो जो मैंने किया तुम्हारे साथ। ठीक है शाकिब जी, क्लियर हुआ? कृष्ण कुमार मिश्रा जी, जितेंद्र कुमार जी, डू द सेम विथ योर जूनियर, सब छोटों के साथ, अब जो जूनियर्स हैं उसके साथ करो। ऐसा नहीं हो कि सारे काम के लिए अब तुम ही करते रहो, तुमको ढूंढता रहेगा, तुम्हारी तबीयत खराब होगी, मेरा काम फंस गया। तो डू द सेम विथ योर जूनियर्स। और तब लास्ट में आता है अब रिपीट करो प्रोसेस को। अब इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहिए बार बार अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ये होता है। अगर हमने ऐसा कर लिया तो इसका मतलब अब मैं उस जगह से हटके उस काम को छोड़ सकता हूं, ताकि मैं दूसरे काम में लगूं। समझ में आ गया भाई लोग? क्लियर बताओ जल्दी से, है ना? क्लियर जल्दी से एक बार फुल स्क्रीन कर दो सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लें। ये तीसरा फ्रेमवर्क था। अब आते हैं चौथा फ्रेमवर्क। ये मैं क्यों कर रहा हूं भाई लोग? क्योंकि आप लोगों ने बताया था कि एक बार छोटा सा फीड, एक छोटा सा रिकैप हो जाए, तो इसलिए मैं आपके लिए रिकैप कर रहा हूं कि चार चार फ्रेमवर्क कल टोटल हुए थे। चौथा जो फ्रेमवर्क है, यानी कि फोर्थ फ्रेमवर्क, वो क्या है? फोर्थ फ्रेमवर्क है, हाँ छप गया सर, ठीक बात है, प्रेम शकर जी छप गया। हेल्थ चेकअप ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अपने हेल्थ, अपने ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ चेक कर लो। खराब हेल्थ में चल रहा है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, या बहुत लंबा चलने वाला है, तो इसका हेल्थ चेकअप कर लो। सबसे पहला काम देखो प्रॉफिटेबिलिटी। इसको 5 स्टेज में देखा गया है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1 प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि प्रॉफिट है कि नहीं बिजनेस में, पहले वो चेक करो, और कितना प्रॉफिट है। थैंक यू रेणु जी। नंबर 1 प्रॉफिट चेक करो। प्रॉफिट कैसे होता है जी? अब देखो किंगफिशर के साथ क्या हुआ। किंगफिशर का कैश फ्लो बहुत ज्यादा था, कैश फ्लो बहुत ज्यादा था, रोज टिकटें बिकती थी, रोज पैसा आता था, लेकिन प्रॉफिट इतना सा था, प्रॉफिट नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से
तेल तक के पैसे नहीं दिए जा पा रहे थे उस समय कृष्णा जी। तो पहले चेक करो कि प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं, बिजनेस में कितना प्रॉफिट है। मैंने बताया था आपको, याद होगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए अगर आप दूसरों के बिजनेस में हैं और अगर आप अपने बिजनेस में हैं, ये बताया था। तो पहले प्रॉफिटेबिलिटी चेक करो, ठीक है। दूसरा क्या होता है, स्केलेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, मतलब आपका जो बिजनेस है वो स्केलेबल है कि नहीं है, पहले वो दूसरा स्टेप ये है चेक करने का। जैसे हमारे शरीर में होता है ना बीमारियां, कहां बीमारी, हाथ में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, कहां पे कौन सी प्रॉब्लम है, वैसे ही बिजनेस के उस पर्टिकुलर सेगमेंट की बीमारी चेक पकड़ने के लिए करी जाती है कि प्रॉफिटेबिलिटी में दिक्कत है, मार्जिन थोड़ा रह गया है, प्रॉफिट ज्यादा नहीं है, या स्केलेबिलिटी में इशू है, मेरा बिजनेस स्केल हो ही नहीं सकता। स्केल नहीं हो सकता का क्या मतलब, बड़े ध्यान से समझना। स्केल नहीं होने का मतलब, देखो, बिजनेस स्केल कब होता है, बिजनेस स्केल का मतलब तब होता है, यानी आप 1 से 2, 2 से 4 कब बन पाओगे, जब एक अकेला इंसान किसी काम को बड़ी बखूबी कर पाता है और उसी बखूबी से उसी काम को 10,000 लोगों से अगर कराने की क्षमता आ जाए तो वो बिजनेस स्केल कर जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई सबको? वेद प्रकाश जी दोबारा से सुनाया था, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था। अगर एक बहुत बढ़िया शानदार सा बर्गर आपको बनाने आता है, A1 क्वालिटी का, मैं खुद बना सकता हूं, अगर उसी क्वालिटी का बर्गर मैं 10,000 लोगों से बनवा सकता हूं, तभी वो स्केल करेगा, वरना वही एक दुकान रह जाएगी। मेरी बात समझ में आई? जिसको बोलते हैं मॉम्स एंड पॉप शॉप, मम्मी पापा की दुकान है, दादाजी की दुकान, वो वही रह जाएगी। इज इट क्लियर एवरीवन? बड़ी जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ, समझ में आया? विकास मिश्रा जी, अगर भूल गए ना आप ये अगले साल भर में जो बताया जा रहा है, माता रानी पाप लगाएगी, वो बता रहा हूं आपको। समझ में आया? हाँ जी। स्केलेबिलिटी का मतलब हुआ कि बिजनेस आपका स्केल हो सकता है कि नहीं। स्केल का मतलब क्या वो 1 से 2, 2 से 4 जाने के लायक है कि नहीं है, काबिल है कि नहीं बिजनेस, ठीक है। अब देखो तीसरी चीज क्या चेक करो, तीसरी चीज ये चेक करो, तीसरी चीज क्या है हेल्थ चेकअप में, बिजनेस में कोई नया इनोवेशन है, ब्लू ओशियन या डिफरेंशिएशन, चेक कर लो आपके बिजनेस में है कि नहीं है। ब्लू ओशियन का मतलब क्या, ब्लू ओशियन का मतलब अकेला प्लेयर हूं मैं, नई चीज लेके आया हूं मार्केट के अंदर, कोई और है नहीं। रेड ओशियन, रेड ओशियन का मतलब क्या, घमासान लड़ाई है, कंपटीशन भतेरे पड़े भरे पड़े हैं, सिंपल यही है। ब्लू ओशियन का मतलब क्या होता है, इतनी लड़ाई, ब्लू ओशियन का मतलब अकेला, अकेला हूं मैं ही कर रहा हूं राज, इसको बोलते हैं इनोवेशन। और डिफरेंशिएशन मतलब अगर मैं रेड ओशियन में भी काम कर रहा हूं तो उस तरीके से कर रहा हूं, वो अंतर है दोनों में करने में कि जो वो नहीं कर रहा है वो मैं कर रहा हूं। जैसे याद करो धीरेन्द्र जी, आपको एक एग्जांपल दिया था मैंने आदित्य विजन का, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन तो सब बेच रहे हैं, एवरीबडी इज सेलिंग इट आउट। आदित्य विजन ने ऐसा क्या किया, अपने हर शोरूम में 20 लोन देने वाले बंदों को बिठा दिया अपने हर शोरूम में कि भैया जहां से भी आओ, सिविल खराब है चाहे कुछ भी हो, आओ, कोई ना कोई बैंक से हम लोन करा देंगे, तुम्हारे घर में फ्रिज पहुंच जाएगा। मेरी बात समझ में आई? अब वो क्या है, वो रेड ओशियन में है, ऐसा नहीं कि वो वही काम वही कर रहा है सिर्फ, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? इज इट क्लियर सब? संदीप जी समझ में आया? मासूम जी, सिंपल यही है, वो अपने आप को डिफरेंट अंतर बना दिया बहुत बड़ा, करके दिखाओ कोई। तो देखो कि आपके बिजनेस में कोई नया इनोवेशन है, ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी में आते हो, या डिफरेंशिएशन इतना बड़ा है कि लोग आप तक आ नहीं सके। और इसके अलावा होता है एंट्री बैरियर। एंट्री बैरियर का मतलब होता है कि देखो, एंट्री बैरियर दो तरीके से समझो। एंट्री बैरियर का मतलब क्या होता है कि जो कस्टमर मेरे पास आ रहा है वो कस्टमर मुझे छोड़ के ना जाए, और दूसरा दूसरा क्या होता है, सामने वाला कंपटीशन, जो बड़े दो चीजें लिख लेना, बड़े ध्यान से समझना। पहली चीज, एंट्री बैरियर का मतलब पहली चीज, कस्टमर जो मेरे पास आ रहा है वो मेरा बन रहा है, मेरे को छोड़ के नहीं जा रहा है, कुछ ऐसा कारण दे दिया मैंने उसको कि छोड़ के नहीं जा रहा है, ये पहला एंट्री बैरियर होगा। और दूसरा एंट्री बैरियर क्या होता है, कंपनीज के लिए जो मुझे मुझे आसानी से कॉपी ना कर सके। समझ में आया? चैट बॉक्स में लिख के बताओ, चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताओ। एंट्री बैरियर का दो मतलब होता है, कस्टमर जो आया वो मुझे आसानी से कुछ ऐसा उसको दे दिया मैंने अलग से कि वो अब मुझे छोड़ के जाएगा ही नहीं, उसके लिए बाकियों के लिए वो एंट्री बैरियर हो गया। और दूसरा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे तरह की कंपनी मुझे आसानी से कॉपी ना कर सके, इसको बोलते हैं एंट्री बैरियर।
क्लियर हो गया? अजय किशोर जी बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज को। एंट्री बैरियर का मतलब दो होता है। सिंपल ये तो देखो आपके बिजनेस में कुछ ऐसा है क्या, लोग आपको छोड़ के क्यों नहीं जा रहे हैं, सिंपल यही है ना। या पांचवी चीज क्या है, हेल्थ चेकअप में आपकी कंपनी का हेल्थ अच्छा है कि नहीं, बुरा है, इसके लिए क्या क्या कॉम्पिटेंट मैन पावर है कि नहीं। कॉम्पिटेंट मैन पावर, कॉम्पिटेंट मैन पावर से क्या होता है ना कि आपका काम कहीं और लगा रहता है, बड़े ऑटो मोड पे होता है। जैसे ये आईसीटी की ट्रेनिंग, ये जो आईसीटी की ट्रेनिंग है ये ऑटो मोड पे चल रही है, रिटिमेंस ऑटो मोड पे चल रहा है, हमारी सेल्स की डिपार्टमेंट ऑटो मोड पे, कोई जाके पुश नहीं कर रहा है, कोई जाके ना किसी को पुश नहीं करने जा रहा है, आज तुमने क्या किया, कल तुमने क्या किया, परसों क्या तुमने क्या किया, आईसीटी में आज कौन जाएगा, ईसीपी में कल कौन जाएगा ना, सब कुछ ऑटो मोड पे है। सबको पता है कि 4 बजे इनका सेशन है, स्टूडियो कैसे सेट करना है, कंटेंट कौन बना रहा है, कंटेंट को वेरीफाई कौन कर रहा है, डिलीवरी कैसे होगी, सब कुछ ऑटो मोड पे। मेरी बात समझ में आ रही भाई लोग? यस और नो? चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताओ, क्लियर हुआ? ये फायदा होता है आपके पास केपेबल मैन पावर होने का, ताकि आपका ध्यान कहीं और लग जाए, यार इन सब चीजों में ना घुसना पड़े। इज इट क्लियर? हाँ देखो कितना बढ़िया तरीके से। तो ये जो फ्रेमवर्क है ये समझाता है कि कहां पे प्रॉब्लम है, प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम है, स्केलेबिलिटी में प्रॉब्लम है, इनोवेशन ब्लू ओशियन डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है, एंट्री बैरियर में प्रॉब्लम है, या कॉम्पिटेंट मैन पावर उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम। सिंपल है ना। आगे बढ़े, चलो भाई सब रिकैप हो गया, थोड़ा लंबा समय लग गया रिकैप में, बट आई एम श्योर कि इसका फायदा सबको होगा, है ना। ठीक बात है, थैंक यू निधि जी। आगे चलते हैं, अगले से अगले अगले पार्ट पे चलते हैं इसके। आज का पार्ट क्या है, बड़े ध्यान से समझना, थोड़ी सी ना नॉलेज बेस्ड ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग को मैं इस हिसाब से देख रहा हूं कि आज के सेशन के जरिए मैं आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें डालना चाहता हूं कि अगर इस तरह का कोई कस्टमर आपके दिमाग में आपके पास आता है तो उसको आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओ। देखो हर स्पेसिफिक प्रॉब्लम की, देखिए अनुराधा जी ने लिख दिया कि अरे वाह, अभी से लिख दिया आपने, अभी तो शुरू भी नहीं किया मैंने। अनुराधा जी थोड़ा अर्ली हैं आप, ये करवाऊंगा मैं लास्ट में, टेंशन नहीं है मुझे, है होगा जरूर। बड़े हर स्पेसिफिक प्रॉब्लम की स्पेसिफिक सोल्यूशन होती है, और उसके लिए हर स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है 7 स्टार। भाई लोग फुल स्क्रीन करते जाना, है ना, अब इसके बाद सब कुछ फुल स्क्रीन करते जाना। हाँ, हर स्पेसिफिक प्रॉब्लम की अपनी अपना एक स्पेसिफिक सोल्यूशन होता है, और वो सोल्यूशन आपको भीड़ में नहीं मिलेगा। हर स्पेसिफिक प्रॉब्लम की अपनी एक स्पेसिफिक सोल्यूशन है, और उसके लिए प्रोडक्ट का नाम है जिसका नाम है 7 स्टार। अब इस 7 स्टार में 7 स्टार क्योंकि 7 अलग अलग स्टार हैं। थैंक यू आनंद जी, थैंक यू अनुराग जी। अरे अनुराग सर, हाँ वो पूरा नाम दिख नहीं रहा था मुझे। स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक सोल्यूशन बनाए गए हैं जिसको हम कहते हैं 7 स्टार, 7 स्टार, 7 सितारा प्रोडक्ट्स। कौन कौन से हैं? पहला 7 स्टार प्रोडक्ट है 7 स्टार रिटेल का डिटेल, पहला स्टार है। दूसरा 7 स्टार का प्रोडक्ट है फ्रीलांसिंग। तीसरा है फ्यूचर रेडी स्टूडेंट्स। चौथा है हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। पांचवा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, यानी कि मैन्युफैक्चर से रिलेटेड सक्सेस इन सर्विस। और उसके बाद है वुमेनप्रेन्योरशिप। मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताना कि सबसे ज्यादा कस्टमर इन्हीं डिटेल से आते होंगे पर, कि रिटेल का बिजनेस कर रहे हैं, फ्रीलांस कर रहे हैं, फ्यूचर रेडी स्टूडेंट है, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप है, मैन्युफैक्चरिंग से आते हैं, सक्सेस सर्विस से आते हैं। सर इनके सवाल नहीं समझ में आते हैं मुझे, इनको सोल्यूशन कैसे समझाएं, इनसे सवाल क्या पूछें, इनकी प्रॉब्लम में होते, इन बिजनेस में प्रॉब्लम होती क्या है। तो मैं सिर्फ एक काम करता हूं, आज सिर्फ रिटेल समझाता हूं, बाकी छोड़ देता हूं आपके ऊपर, आप अपने से कर लेना बाकियों का, ठीक है? चलेगा? विकास पटेल जी सब चलेगा ना? बाकी अपने से कर लेंगे। अच्छा सुकृता जी कह रही ना, ऐसे नहीं कर सकते आप। राम निवास सर भी कह रहे हैं ऐसे नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, आज शुरुआत करते हैं रिटेल से, और उसके बाद सारे के सारे सेक्शंस को हम कवर करेंगे। मकसद क्या रहेगा इसको कवर करने का, अगर आप सब लोग साथ देंगे तो मकसद क्या रहेगा? मकसद यह है कि आप इस बिजनेस को समझो, इस तरह के बिजनेस को समझो, ताकि जब ऐसा कस्टमर आपके पास आएगा तो आपको उसको आंसर देने में आसानी होगी। हाँ मुझे पता है सर आपकी प्रॉब्लम क्या है, टेंशन नहीं लेना, मुझे पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है। करें, शुरू करें ऐसा? क्लियर है अतुल शुक्ला सर? हाँ बहुत बढ़िया।
आगे चलते हैं जल्दी से, तो शुरू करते हैं। आज सबसे पहला हमारा जो हमारा 7 स्टार प्रोडक्ट, रिटेल का डिटेल, पहला स्टार पकड़ते हैं आज। और उसके बाद धीरे धीरे आपको अलग तरफ से लेके जाएंगे। बाकी के सेशंस होंगे आपके पास, कभी स्टार्टअप के ऊपर, फ्रीलांसर्स के ऊपर, ताकि इनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकें आप, कंसल्टिंग आपकी और स्ट्रांग हो सके। तो सबसे पहला है रिटेल का डिटेल। पहले इसको समझेंगे जल्दी से कि रिटेल होता क्या है, रिटेल के चैलेंजेस क्या होते हैं। चलो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। देखो, रिटेल को हिंदी में हम कहते हैं खुदरा। खुदरा का मतलब, देखो रिटेल एक ऐसा वर्ड है ना जो फ्रेंच वर्ड होता है रीटेलर। रीटेलर फ्रेंच वर्ड है, उसी से ये रिटेल बनता है। और रिटेल का असली मीनिंग अगर इंग्लिश में सर्च करोगे तो क्या निकल के आएगा? कटिंग ऑफ या ब्रेकिंग बल्क। बल्क चीजों को तोड़ देना, इसको बोलते हैं रिटेल। मेरी बात समझ में आई? सब लोग ये सुनो, चार बस में लिख के बताइए, क्लियर हुआ? जैसे जनरल स्टोर होते हैं आपके हमारे पास। अब बेसिकली मैं ये चाहता हूं कि जब आप कस्टमर से बात करो, जब कस्टमर से बात करो तो आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली किस रिटेल की बात कर रहा है। रिटेल में बड़े अलग अलग तरीके होते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, बेसिकली कहने का मतलब द सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। डायरेक्ट कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर को, उसी को कहते हैं रिटेलर या रिटेल बिजनेस या खुदरा व्यापारी। रिटेल का मतलब कटिंग ऑफ, ब्रेकिंग बल्क। बल्क चीजों को टुकड़ों में तोड़ देना, मतलब 20 की जगह एक कर देना, एक दो तीन पीसेस के हिसाब से जो बिक रहा है ना, या जो किलो के हिसाब से 1 किलो 2 किलो आधा किलो, ये सब जो बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं, इसको बोलते हैं रिटेल, खुदरा व्यापारी। ठीक है। अब ये पूरा मॉडल होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, पहले वो समझ लो। क्या क्या चीजें होती हैं रिटेल बिजनेस मॉडल में? नंबर 1, सबसे पहला होता क्या है कि पार्टनर्स कौन कौन से होते हैं। रिटेल में पार्टनर्स कौन कौन से होते हैं, है ना? तो बेसिकली अगर मेरा मेरा खुदरा व्यापार है, मेरा बिजनेस है, तो मेरे पार्टनर्स कौन कौन से होंगे? पार्टनर्स का मतलब जिसे मुझे अपने बिजनेस का कुछ शेयर देना पड़ता होगा। अब शेयर का मतलब प्रॉफिट या कुछ भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि मैंने उनसे सस्ते में खरीदा, महंगे में बेच रहा हूं, तो वो मेरा पार्टनर हुआ। पार्टनर में कौन कौन आते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, जिससे मैं और प्रोडक्ट ले रहा हूं, या फिर होलसेलर, जिससे मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं, या फिर वेंडर्स, जो बने बनाए, हमारे यहां वेंडर्स होते हैं बहुत सारे, सप्लायर जिसको बोलते हैं आप, है ना? होलसेलर भी सप्लायर होते हैं, लेकिन इनसे माल खरीदते हुआ, तो ये मेरे की पार्टनर्स हो गए। इनके बगैर भी मेरा बिजनेस चल नहीं सकता। तो बेसिकली आपका पहला सवाल यही आना चाहिए कि सर आपके मैन्युफैक्चरिंग, आप बिजनेस जो करते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से माल उठाते हैं या होलसेलर से या वेंडर से माल उठाते हैं? यानी कि आपके की पार्टनर्स कौन कौन से? ठीक ना, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। दूसरा, की एक्टिविटीज, यानी दिन भर में करना क्या क्या पड़ता है। एक रिटेलर दिन भर में करता क्या क्या है? देखो, एक करता है प्रोडक्ट सोर्सिंग, मुझे प्रोडक्ट कहां कहां से लेने हैं। पहला होता है प्रोडक्ट सोर्सिंग। रिटेलर यही बैठ के कर रहा हो दुकान दुकान के ऊपर कि मुझे प्रोडक्ट कहां कहां से लेना है, पहली चीज तो ये। दूसरा काम क्या करता है, इसकी मार्केटिंग कैसे करूं, ब्रांडिंग कैसे करूं, इसकी लोगों को बताऊं कैसे, ज्यादा से ज्यादा मेरी दुकान पे आओ। ठीक है। तीसरा, स्टोर ऑपरेशंस, स्टोर के अंदर के जो ऑपरेशंस होते हैं, है ना? ऑपरेशंस का मतलब प्रोडक्ट कैसा डिस्प्ले होगा, प्रोडक्ट दिखेगा कैसा, कस्टमर कहां से आके उस चेक करेगा, डमी दिखेगा या डेमो दिखेगा, कैस क्या दिखेगा उसको, वो हाथ में फील कर सकता है क्या प्रोडक्ट को। स्टोर के ऑपरेशंस, उस समय सेल्स कौन कर रहा होगा, बंदा कौन खड़ा होगा उस समय सेल्स करने के लिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो स्टोर के अंदर के ऑपरेशंस के काम में वो लग्न होते हैं। मर्चेंडाइज फ्लो, मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है? जो स्टॉक होता है आपका, उसका फ्लो कैसा रहेगा। मतलब मेरे पास जो माल खत्म हो रहा है, मेरे पास कितने दिन की इन्वेंट्री होनी चाहिए। मतलब आज जो खत्म हो गया माल, मेरे पास कितने दिन की इन्वेंट्री, 10 दिन का माल हमेशा रहता है, 20 दिन का माल हमेशा रहता है, 2 महीने का माल उसका फ्लो कैसा रहेगा, माल कैसे आएगा, माल कैसे जाएगा, ये सब, ये इसका फ्लो तैयार करना, इसके अलावा सेल्स करना, ये सब इनकी की एक्टिविटी। मतलब दिन भर में ये सारे काम करते होंगे, सारा काम करता होगा रिटेलर। भाई लोग, थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? चैट बॉक्स में लिख के बता दो। थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं, ताकि जब रिटेलर से बात करो ना, तो समझ में आए कि हाँ यार, मतलब मैं जब बात करूं तो लगे सामने वालों की यार ये बंदा मेरी जैसी बातें कर रहा है, मुझे समझ पा रहा है। दूसरा, तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज क्या है? रिसोर्सेस क्या क्या है, संसाधन, जिसके बदौलत सेल होती है, जिसके बदौलत सेल होती है, वो नहीं रहेगा तो भी नहीं होगा सेल। यानी मेरे रिसोर्सेस कौन कौन से हैं? रिसोर्सेस क्या क्या होंगे? पहला, रिटेल स्टोर,
यानी कि जो मेरा स्टोर है वो मेरा रिसोर्स है जहां से मैं सेल करता हूं, यानी पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं उसको। दूसरा, वेयर हाउस, अगर मैंने माल यहां थोड़ा सा दिखाने के लिए रखा है, यहां थोड़ा सा माल दिखाने का, और पीछे गोदाम में बहुत सारा माल रखा हुआ है, उसको बोलते हैं वेयर हाउस। तो वेयर हाउस की फैसिलिटी वो मेरा रिसोर्स है, उसको भी मैनेज करना है। और लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो भी मेरे रिसोर्सेज है ना। एक बार फुल स्क्रीन कर दूंगा मैं आगे चल के, आप ध्यान ध्यान से समझना, मेरी बात समझ में आ रही सभी को? यस और नो? अशीम जी आप बिल्कुल भूल जाओ, इसको फुल स्क्रीन कर दूंगा ये पूरा समझाने के बाद, ठीक है? अब आगे बढ़ो। नेक्स्ट, की पार्टनर पता चल गया, दिन भर में क्या की एक्टिविटीज करते हैं वो पता चल गया, रिसोर्सेज क्या होते हैं, संसाधन क्या क्या होते हैं वो पता चल गया। अब इनके ऊपर एक और जिम्मेदारी होती है, वो होती है कस्टमर एक्सपीरियंस की। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कस्टमर एक्सपीरियंस। अभी समझाऊंगा ये जरूरी क्यों है। कस्टमर अनुभव कैसा रहेगा मेरे पास, है ना? उसके लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट की असॉर्टमेंट करते हैं। प्रोडक्ट असॉर्टमेंट करते हैं, यानी कि असॉर्टमेंट का मतलब होता है प्रोडक्ट जो है, मेरा जो प्रोडक्ट है, अब जैसे मान लो मेरी कपड़े की दुकान है, तो मेरे पास मीडियम साइज ज्यादा बिकता है या लार्ज साइज ज्यादा बिकता है, और स्टॉक में मेरे पास स्मॉल वाला ज्यादा पड़ा हुआ है। तो प्रोडक्ट की असॉर्टमेंट बहुत जरूरी है, सही माल मेरे दुकान पर रहे। अब जैसे मोबाइल की दुकान बंद होने का कारण सबसे बड़ा क्या होता है, मोबाइल का दुकान सबसे बड़ा कारण बंद होने का कारण क्या होता है? मोबाइल लोगों को चाहिए होता है आज के आज, अभी के अभी। समझ में आ रहा है विकास पटेल जी, एहसान जी? मोबाइल चाहिए लोगों को आज के आज, अभी के अभी, कल तक वेट नहीं कर सकते। आप नहीं तो किसी और को दे देंगे। और सबसे बड़ी बात, 15 दिन के अंदर फोन आउटडेटेड भी हो जाता है, पूछता भी नहीं कोई, हाँ ठीक है आया होगा S23 पता नहीं, और लेकिन आया उसी दिन, हंगामा हो रहा है, आज के आज खरीदना है। तो प्रोडक्ट की असॉर्टमेंट, कन्वीनियंस, आराम है कि नहीं, कस्टमर को एक्सपीरियंस मतलब अनुभव उसका आरामदेह है कि नहीं, आया बैठा चाय पिया गया। इसके अलावा फ्रेशनेस है कि नहीं प्रोडक्ट के अंदर, जब घुसा स्टोर के अंदर उसको फील कैसा हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर फ्रेशनेस है कि उसको कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है। देखो रिटेल के अंदर ना हर चीज कस्टमर के हिसाब से होती है। हर चीज, आपको लगता होगा कि सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, हर चीज के पीछे कारण है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी रिटेल आउटलेट पे जाओगे, मान लो हाइपर मार्केट में जाते हो आप, जैसे विशाल मेगा मार्ट के अंदर गए, या फिर वी मार्ट के अंदर गए, या रिलायंस ट्रेंड्स है उसके अंदर गए, कहीं भी जाओगे, सब कुछ प्लान से रखा होता है, जो चीज जहां है होनी चाहिए वहीं पे है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं उदाहरण समझाऊं, मान लो कभी आप अंदर जाना ना, अंदर जाना, तो देखना लेफ्ट साइड या राइट साइड पे, जैसे ही अंदर घुसोगे लेफ्ट साइड या राइट साइड पे परफ्यूम का सेक्शन होगा। मोहम्मद इकराम जी आप बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, जैसे ही घुसोगे लेफ्ट या राइट साइड पे परफ्यूम का सेक्शन होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि चाहे आप बाहर कुछ भी करके आए हो, कुछ भी, दोस्त से झगड़ के आए हो, बीबी से झगड़ के आए हो, मूड खराब है, अंदर घुसते ही वो परफ्यूम का जैसे स्मेल जाता है, तो आपको लगेगा हाँ हाँ थोड़ा सा शांत हो गया मन, थोड़ी देर और रह लेते हैं, मूड थोड़ा फ्रेश हो गया। एकदम लेफ्ट या राइट साइड में होगा। जैसे फिर अंदर घुसोगे तो एक बंदा जो होगा वो भाई साहब वो जबरदस्ती करेगा आपके साथ, कोशिश करेगा कि आपके हाथ में बकेट थमा दे, बाल्टी दे दे आपके हाथ में, या कुछ दे दे कि सर अब अकेले कहां जा रहे हैं, थैला लेके जाए। कोशिश करेगा, क्यों? आपको लगेगा अरे बहुत चिंता में है यार मेरी, चिंता, इसको बताओ प्रोडक्ट ऐसे भारी भारी लेके घूमूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। चिंता नहीं है, बेसिकली ये भी एक प्रोग्राम है कि ज्यादा देर तक हाथ में खाली झोला लेके चलोगे ना, खाली बाल्टी लेके चलोगे, बेसिकली सामने वाले को देखकर ना सबके बैग में कुछ ना कुछ दिखेगा आपको, तो शर्म आ जाएगी थोड़ी देर बाद, यार मैं ही खाली बैठा हूं, कुछ ले लेता हूं। समझ में आ रहा है? सब कुछ प्रोग्राम से बना होता है, A to Z, जो रिटेल के अंदर जो सोचा जाता है, जो किया जाता है, जो सबसे ज्यादा चाहते हैं लोग कि उस दुकान के अंदर सबसे बस उसके ऊपर सबसे ज्यादा लाइटें रहेगी, सबसे ज्यादा लाइट पड़ रही हो। समझ में? ये सुनो चैट बॉक्स में लिख के बोलो, क्लियर हुआ? हर चीज प्रोग्राम्ड होती है कस्टमर के हिसाब से, आपको नया फील कराने के लिए, फ्रेशनेस फील कराने के लिए, कस्टमर सर्विस बेहतर, CRM यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट देना, वो काम हो उसका। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर लगा है कि नहीं है आपके, अब जैसे पॉइंट्स वगैरह आजकल शुरू हो गए हैं सारे हाइपर मार्केट्स में, वो सब है ना? कंचन जी कह रहे हैं हाँ ऐसा ही होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बेस्ट प्राइस में भी गौरव जी कह रहे हैं यही होता है, हर जगह यही होता है सर, ये फील लाइक होता है।
ठीक बात है। अच्छा, कस्टमर का सेगमेंट तय करना भी जरूरी होता है कि मेरा कस्टमर एंड यूजर है, इन्फ्लुएंसर है, या मैं मास मार्केट को कवर कर रहा हूं, या कोई नीश मार्केट है। नीश का मतलब एकदम पर्टिकुलर, नीश का मतलब एकदम नीश का मतलब हर काम नहीं करता हूं, यही एक कस्टमर, यही मेरा सेगमेंट है। 8 से लेकर 12 क्लास तक के बच्चे मेरे मेरे कस्टमर है, वो मेरा नीश मार्केट है। मैं सबको कवर नहीं कर रहा हूं, तो मैं मास कस्टमर की तरफ, वो कस्टमर सेगमेंट है मेरा। ये सब रिटेल ओनर को पता होना चाहिए। अच्छा, कॉस्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कहां कहां पैसे ज्यादा लगते हैं, आपको पता होगा। पिछले सेशन में मैंने बताया था कॉग्स, यानी कि एक प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा कितना आ रहा है, एक एक प्रोडक्ट के ऊपर मेरा खर्चा कितना है, ताकि इस एक प्रोडक्ट के ऊपर मैं कमा पाऊं। इसके अलावा स्टोर का रेंट हो गया, जहां पे मेरा खर्चा लग रहा है, इसको बोलते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर। इसके अलावा लॉजिस्टिक, माल कहां से आएगा कहां जाएगा, उस पर कितना खर्चा लग रहा है, माल को मंगवाने का भी तो खर्चा है जो मुझे बेयर करना है। इसके अलावा इंप्लॉइज, सैलरी देनी हो उनको, इंसेंटिव देना है उनको, और मार्केटिंग और ब्रांडिंग। ये होता है कॉस्ट स्ट्रक्चर, यानी कि ये वो चीजें होती हैं जिसके ऊपर खर्चा लगता है ज्यादा। ये रिटेलर के खर्चे हैं, यहां यहां खर्चा लगता है। लास्ट चीज जो आपको बताती कि रेवेन्यू कैसे आएगा, रेवेन्यू लाने का सिर्फ यही एक मौका है। काम इतना सारा करना होगा, देख रेख सेल करने का एक तरीका है, और वह मतलब कमाने का जरिया सिर्फ एक, जो कि है प्रोडक्ट बेच करके कमाना है। एक बार आप इसको फुल स्क्रीन कर दो जल्दी से। हाँ, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी तक सांसें थमी हुई थी त्रिलोक सिंह जी की, कि पता नहीं कहीं बातों बातों में आगे न बढ़ जाए। स्क्रीनशॉट तो लिया नहीं हमने। हाँ, ठीक बात है। ठीक है, आगे चलें भाई लोग, आगे चलें। ठीक है, डन। भूलना नहीं है ना, भूलना नहीं है ना, बिल्कुल नहीं भूलना, याद रखिएगा इस चीज को, है ना। आगे चलते हैं अब जल्दी से। अच्छा देखो, रिटेल सेक्टर ना दो हिस्सों में बटा होता है। रिटेल सेक्टर दो हिस्सों में बटा होता है आज की डेट में। जैसे एक होता है अनऑर्गेनाइज रिटेल, और एक होता है ऑर्गेनाइज रिटेल। अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज रिटेल। अनऑर्गेनाइज रिटेल का मतलब, अनऑर्गेनाइज का मतलब जो आप शहर में, अपने शहर में जहां जाते हो, जहां पे गल्ला होता है और गल्ले के ऊपर एक दुकानदार बैठे होते हैं अपने, और प्रोडक्ट रखा हुआ है और वो बेच रहे हैं, मतलब कहीं ऐसा कोई रजिस्टर्ड वगैरह, अनऑर्गेनाइज रिटेल कहलाते हैं, जो हमारे शहरों में, छोटे शहरों में होते हैं। बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को अगर अलग अलग समझना है कि दोनों में अंतर क्या होता है, तो दोनों में अंतर करना सिर्फ सिर्फ एक दो चीज से अंतर हो जाता है ना। बड़े ध्यान से समझ। अनऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर में होता क्या है, मेरी दुकान, मेरा प्रॉफिट और मेरा स्टॉक, सब कुछ मेरे बिजनेसमैन के ऊपर होता है। सिंपल यही है। अनऑर्गेनाइज रिटेल का मतलब मेरी दुकान, मेरा प्रॉफिट, मेरा प्रोडक्ट, मेरा गल्ला, मेरा स्टॉक, सब कुछ मैं ही सेंटर में होता हूं। मैंने कितना कमाया। देखो, बिजनेस का एंड ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट होता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज रिटेल बड़ा क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि हर चीज हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं, मैं पैसा कैसे कमाऊं। मेरी बात समझ में आ गई, अनऑर्गेनाइज रिटेल क्लियर हुआ सबको। दूसरी तरफ ज्योति जी, जो ऑर्गेनाइज रिटेल होता है, ऑर्गेनाइज्ड वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज रिटेल जो होता है वो होता है कस्टमर सेंट्रिक। कस्टमर सेंट्रिक होता है, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास ज्यादा कस्टमर कैसे आएगा, कस्टमर बढ़िया अनुभव कैसे लेगा, मैं कस्टमर को डिलाइट कैसे दे सकता हूं, कस्टमर बार बार मेरी दुकान पे कैसे आएगा। ऑर्गेनाइज रिटेल हमेशा इस बारे में सोचता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को स्केल कर पाता है। मेरी बात समझ में आ गई, चैट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ। फुल स्क्रीन कर दो जल्दी से इसको। और अनऑर्गेनाइज सब कुछ मेरा, मेरा प्रॉफिट, मेरा पैसा, मेरा स्टॉक, मेरा बिजनेस, मेरे पापा की दुकान। ऑर्गेनाइज रिटेल मतलब हर चीज कस्टमर सेंट्रिक, ज्यादा कस्टमर कैसे आएंगे, कल कस्टमर क्यों नहीं आए, बार बार कस्टमर क्यों नहीं आ रहे हैं, कस्टमर को क्या अच्छा लग रहा है, कस्टमर को क्या बुरा लग रहा है, कस्टमर क्यों मेरे से हैप्पी नहीं है, कस्टमर मेरे को एनपीएस मेरा क्यों इतना कम दे रहा है। हर चीज का हिसाब से सोचता है वो, एवरीथिंग। कस्टमर को क्या पसंद है, कस्टमर कितने दिन में अपने शौक बदल लेता है, कस्टमर चेक। मेरे शहर वाले, मेरे शहर में अब देखो, जैसे होता क्या ना, ऑर्गेनाइज रिटेल ना मार्केट रिसर्च बहुत करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं। एक अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड का आपको डिफरेंस समझाता हूं, अंतर समझाता हूं। थैंक यू सुजान जी, बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे ऑर्गेनाइज रिटेल एंड मार्केट इनसाइट पे बहुत काम करते हैं लोग, बहुत ज्यादा काम करते हैं।
मार्केट में चल क्या रहा है, बस उसको पता करने की कोशिश करते हैं। मार्केट इनसाइट का मतलब होता है, लिख लेना इसको, देखो मार्केट इनसाइट का मतलब होता है एक डीप स्टडी करके जाना मार्केट में कि क्या चल रहा है, ताकि मैं दूसरों से अलग हो जाऊं, दूसरों से बेहतर हो जाऊं। इसको बोलते हैं रिसर्च। मार्केट इनसाइट, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या करता है, रिसर्च करता है, डीप स्टडी करता है उसके ऊपर कि मैं दूसरों से अलग कैसे हो सकता हूं और दूसरों से बेहतर कैसे हो सकता हूं। उसको बोलते हैं मार्केट इनसाइट, कि मार्केट चाहता क्या है। सिंपल है ना, बड़े ध्यान से समझिएगा। आरिफ अलवी जी, सर सारा 7 आरिफ जी मिल गया मुझे मैसेज आपका। डीप स्टडी करना चाहते हैं उसके ऊपर कि ताकि मार्केट से अलग भी रहूं और मार्केट से बेहतर भी रहूं। उसके लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या करता है, बहुत सारी डीप स्टडी करता है। क्या क्या, जैसे कुछ तय करता है, पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न लोगों का क्या है, एक्सपेरिमेंट करता रहता है, एटीट्यूड जानता है लोगों का, लोगों की आदतें कैसी है, इसके ऊपर तक फोकस करता है। बड़े ध्यान से इस चीज को मैं लेके चल रहा हूं आपके सामने, बहुत ध्यान से, कि मार्केट इनसाइट, ऑर्गेनाइज रिटेल ऑर्गेनाइज तब बन पाता है अगर आपका एक कस्टमर पूछे आपसे, एक रिटेलर पूछे कि भैया मुझे ना ऑर्गेनाइज, मुझे स्केल करना है, तो सर मार्केट इनसाइट करते हो आप देखते हो, मार्केट रिसर्च करते हो। तो सबसे पहले तो फर्क समझाना पड़ेगा, सर ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड होता क्यों है। तो उसका पहला कारण यह है, इज इट क्लियर एवरीवन, समझ में आया, एक बार फुल स्क्रीन कर दो। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं पिछली स्लाइड, तो एक बार जल्दी से पिछली स्लाइड पे ले चलता हूं आपको, ये वाली स्लाइड शायद, हाँ पिछली स्लाइड पे, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलता हूं मैं। अगली स्लाइड में ये था, ठीक है। अब मार्केट इनसाइट के बारे में समझा रहा हूं, तो ये है मार्केट इनसाइट, जिसमें आप स्टडी करते हो ताकि हम दूसरों से बेहतर कैसे हो जाएं, दूसरों से अलग कैसे हो जाएं, जिसमें पर्टिकुलर बिहेवियर पता करना, एक्सपेरिमेंट करना, एटीट्यूड लोगों का पता करना, हैबिट्स पता करना, ताकि और बेहतर तरीके से हम, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, चलो इसी को एक एग्जांपल उदाहरण से समझाता हूं आपको। क्या उदाहरण है, मान के चलो कि आपको एक D2C नर्सरी शॉप खोलना है, नर्सरी शॉप जहां पे आप पता है ना प्लांट्स बिकते हैं। D2C का मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर, मतलब एक ऐसा प्लांट खोलना है जो मैं डायरेक्ट कस्टमर को बेच सकूं, है ना, प्लांट शॉप खोलना है, नर्सरी बोलते हैं जिसको। अब ये खोलने के दो तरीके, पहला तरीका क्या है, मन में आया खोल लो, पैसा है जाओ प्लांट प्लांट खरीद के लगाओ, लगा दो, दुकान खोल लो, आएंगे लोग खरीद के जाएंगे। ये हो गया अनऑर्गेनाइज तरीका, अनऑर्गेनाइज, जिसमें आप स्केल नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसी का ऑर्गेनाइज तरीका क्या होगा, पता तो कर लो कि आपके शहर में, उस शहर में रिसर्च कर लो कि किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा खरीदते हैं, या फिर जेंडर मतलब मेल ज्यादा खरीदते हैं या फीमेल ज्यादा खरीदती हैं, ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है, इनकम ग्रुप कैसा है, फ्रीक्वेंसी यानी कि प्लांट कितनी फ्रीक्वेंसी पे लोग घर के लिए खरीदते हैं। इसके अलावा सोर्सेस क्या होते हैं, सोर्सेस का मतलब लोग ऑनलाइन खरीदते हैं, ऑफलाइन खरीदते हैं, ऑफलाइन खरीदते हैं तो कहां से खरीदते हैं, कौन सी दुकान पे सबसे ज्यादा खरीदते हैं। इसके अलावा रीजन खरीद लो, मतलब रीजन देख लो, लोग प्लांट्स खरीदते क्यों हैं, कारण क्या है, अपने लिए ज्यादातर खरीदते हैं या गिफ्ट देते हैं, अपने लिए ज्यादातर या गिफ्ट ज्यादातर, मतलब उपहार देने के लिए खरीदते हैं, किसके लिए खरीदते हैं, या फिर, इज इट क्लियर एवरीवन, समझ में आया। रिसर्च, अब प्रदीप जी पूछ रहे हैं कि सर रिसर्च कहां से करें। सर आपको ना आज की डेट में ना गूगल पे हर चीज अवेलेबल है। मैं अगली सेशन में हो सकता है मैं आपको कुछ कंपनीज के नाम भी दे दूं, जो लोग अपना फाइनेंशियल डेटा भी पब्लिश करते हैं, और कई सारे रिसर्च, हर चीज के ऊपर रिसर्च करके वो डेटा पब्लिश करते हैं, ये सारी चीजें कि इस एज के लोग खरीदते हैं, ये मेल फीमेल खरीदते हैं, ये ज्योग्राफिकल एरिया में सबसे ज्यादा लोग खरीदते हैं, हर चीज के ऊपर फाइनेंशियल का अलग डेटा होता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, सर नो, क्लियर हुआ। हाँ, इस चीज को समझिएगा, हर चीज के ऊपर रिसर्च करने वाली कंपनी बैठी हुई है, वो रिसर्च करके आपको डेटा गूगल पे पब्लिश कर रही है, पढ़ो उसको, देखो क्या कह रहा है, उस डेटा को पढ़ के आप एनालाइज करो कि मेरे लिए कस्टमर कौन सा है। उसको बोलते हैं, ये जो है ना, ये D2C के लिए मैंने बताया, मतलब ऐसा बिजनेस जो डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर रहा है, जो डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर रहा है ना। भारती जी एक बार प्लीज सवाल अपना दोबारा से लिख दीजिएगा। अब जैसे डिफरेंशिएशन, जैसे मान लो कि मुझे ना दूसरों से अलग होना है, बहुत सारी चिप्स की कंपनी है, तो 2M ने क्या किया, 2M मखाना, पहली बार किसी कंपनी ने मखाना को स्नैक्स बनाया था। मखाना महंगा आता है, पर देखा इन्होंने, जब रिसर्च चेक किया, जब ऑनलाइन रिसर्च चेक किया या मार्केट को जब पढ़ा, तो उसमें इन्होंने देखा कि लोगों को पता है स्नैक्स तो चाहिए जो कि आसानी से खाया जा सके,
अफोर्डेबल यानी सस्ता भी चाहिए, टेस्टी भी चाहिए और हेल्दी भी चाहिए। अब आलू की चिप जो है वो हेल्दी तो नहीं हो सकती, तो इनको हेल्दी चाहिए। तो हेल्दी का मतलब चलो मखाना को जरा स्नैक्स में यूज करते हैं। तो डिफरेंशिएट कर दिया स्टडी के बाद कि आसानी से खाया जा सकता है, सस्ता भी रहेगा, टेस्टी भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आई भाई लोग? यस और नो चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताओ। क्लियर हुआ? बड़े ध्यान से, एकदम एकदम स्लो चल रहा हूं ताकि आपको बता सकूं इसका डिफरेंशिएशन का मतलब होता क्या है। इज इट क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नवीन जी आगे चलते हैं, मैं आपको अब आगे लेके चलता हूं जल्दी से। हाँ, ठीक बात है, इसको रिसर्च करना जरूरी है। 2M ने यही किया, पहले आलू के चिप्स आते थे, वो कुरकुरे आने लगे, लेकिन मखाना को किसी ने स्नैक्स नहीं सोचा था, है ना। तो 2M ने क्या किया, मखाना को स्नैक्स बना दिया। क्यों? क्योंकि हेल्दी है, मखाना हेल्दी होता है। तो सोचा कि चलो इसको करते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा। इसके अलावा अब देखो, एक डेटा आपको बताता हूं, पढ़ के डेटा बताता हूं आपको। जब कस्टमर आपसे बोले कि मैं रिटेल का कस्टमर हूं, मेरा बिजनेस जो है वो रिटेल का बिजनेस है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा, आप उसको बधाई दीजिए। देखो, रिटेल बिजनेस आज की डेट में ना, रिटेल बिजनेस टोटल 10% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया जीडीपी में। 10%, यानी कि 100% की टोटल जो जीडीपी आती है उसमें से 10% का कंट्रीब्यूशन होता है इसका, है ना। और सबसे बड़ी बात, इंडिया में जितने लोग रोजगार हैं उसके 8% लोग तो सिर्फ रिटेल में काम करते हैं, रिटेल बिजनेस में। इस रिटेल इंडस्ट्री के अंदर की बात बता रहा हूं आपको, 8% लोग सिर्फ एम्प्लॉयड है बिकॉज ऑफ रिटेल, इस बिजनेस के चलते। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, 2022 से 32 का जो एरिया होगा, 2022 से 32 का जो जो समय होगा, उसमें रिटेल बिजनेस में कम से कम प्रति साल 10% का ग्रोथ देखा जाएगा। 10% का ग्रोथ आप देखोगे। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा टोटल रिटेल है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड मिला के, रिटेल मार्केट जो ऑर्गेनाइज्ड है उसका सिर्फ 12% का शेयर है। ऑर्गेनाइज्ड का शेयर सिर्फ 12% का है। अनऑर्गेनाइज का शेयर जो है ना, वो 88% का है। आप ध्यान से समझिएगा इस पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन में। सबको समझ में आई ये बात? यस और नो भाई लोग चैट बॉक्स में लिख के बताओ। अनऑर्गेनाइज्ड यानी कि हमारे पास कितना बड़ा स्कोप बनता है कि 100 में से 88 लोग ऐसे हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से आ रहे हैं, और उस अनऑर्गेनाइज्ड को बनना है ऑर्गेनाइज, यानी कि बिजनेस करना है अपने से। रिटेल बिजनेस वाले कस्टमर हमारे पास आते हैं। अब पूछो कि ये डेटा रिसर्च कहां से किया हमने? अभी पूछा था ना प्रदीप ने, डेटा रिसर्च मिल जाता है, गूगल पे सर्च करने से मिल जाता है। हर चीज रिसर्च, अगर आप रिसर्च करने जाओ ना, अगर मैं बैठूं गूगल के ऊपर कि यार मुझे समझाना क्या है मेरी मेरी ऑडियंस को, मुझे रिटेल की इंपॉर्टेंस समझानी है अपने अपने सारे आईबीसीस को, ताकि वो अपने कस्टमर से बढ़िया तरीके से बात कर सके। कस्टमर से जब बात करें तो उनको लगे कि हाँ यार, ये मेरे मेरे मतलब की बात कर रहा है। सिंपल यही है, बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज को। इसके अलावा अच्छा चलो एक पोल कर लेते हैं जल्दी से। पोल क्या है? व्हाट डज एन एन अनऑर्गेनाइज रिटेल शॉप फोकस ऑन? की अनऑर्गेनाइज रिटेल शॉप ओनर्स हैं वो सबसे ज्यादा फोकस किन चीजों पे करते हैं? किन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं? बड़ा आसान सा सवाल कर दिया आप लोगों ने, कुछ ऑप्शन डालना चाहिए था। आईसीटी बिग बॉस, है ना, कुछ तो इसमें ऑप्शन डालना चाहिए था। हाँ ठीक बात है। अच्छा, इसमें देखो सिर्फ 87% लोगों ने सही आंसर किया है। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं, नंबर्स बढ़ रहे हैं। ओके, लगभग 87% सही आंसर दिया है सारे, यानी कि माई शॉप माई प्रॉफिट, माई मेरा मेरी दुकान मेरा प्रॉफिट मेरा। हमें कस्टमर से क्या लेना देना? कस्टमर तो, दुकान खुली है तो कस्टमर तो आएगा ही। सिंपल यही है, उनकी यही उनका यही ऑप्शन होता है। आगे चले, सिर्फ अपने प्रॉफिट से और कुछ नहीं। एक और पोल आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, साथ साथ में एक और पोल कर लेते हैं। अब बताओ, ऑर्गेनाइज रिटेल शॉप किस बात पे फोकस करता है? ऑर्गेनाइज शॉप जो होते हैं वो किन किन बातों पे फोकस करते हैं, वो बता दो। कस्टमर सेंट्रिक, कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर डिलाइट, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, अब की बार सही देखो, 98% लोगों ने सही आंसर दिया अभी तक। भाई लोग, सब लोग देते रहे आंसर जल्दी से। 98% लोगों ने सही आंसर दिया अभी तक। नंबर कम हो गया वैसे, 93% हो गया। कस्टमर पे, यानी कि कस्टमर सेंट्रिक होते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर डिलाइट, इन सब चीजों पे कस्टमर पे फोकस करते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर भी है ऑल ऑफ द अबव, है ना।
चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चैट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से, अभी तक की लर्निंग कैसी लग रही है, कैसा आप लोगों को समझ में आ रहा है हर चीज, एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट इट, मजा आ रहा है सुन करके? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो सब लोग मेरे साथ हैं, एंड आई एम श्योर कि आज के सेशन के बाद जब रिटेल कस्टमर आपके पास आएंगे तो उनको समझना बेहतर होगा। देखो कुछ चीजें आपको बता दूं, कुछ वर्ड्स आपको बहुत सुनने को मिलेंगे जब आप रिटेल के कस्टमर से बात कर रहे होंगे, तो कुछ वर्ड्स बहुत ज्यादा सुनने को मिलेंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट। तो उसमें मैंने बताया था आपको केपेक्स और ओपेक्स बताया था, याद रखना उस चीज को। ऐसे वर्ड्स आपको, रेवेन्यू, आजकल रेवेन्यू डाउन है, रेवेन्यू ग्रोथ पे है, पिछले साल से इस महीने रेवेन्यू डाउन पे है। रेवेन्यू का मतलब सेल, समझ लेना इस चीज को। या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब पर यूनिट प्राइसिंग जो है ना वो बहुत हेवी आ रही है, जिसकी वजह से मार्जिन बच नहीं रहा है। एक प्रोडक्ट बनाने का खर्चा, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं, एक एक प्रोडक्ट का जो प्राइस जो मुझे मार्केट में बिक रहा है, उसको बोलते हैं COGS, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब आप रिटेल कस्टमर से बात करेंगे तो ये सब बातें सुनने को मिलेंगी आपको, तो घबराना नहीं, इसलिए सब बता रहा हूं। या बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए हैं यार। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब बिजनेस को मंथली ऑपरेट करने का खर्चा, रेंट का खर्चा, एम्प्लॉय का खर्चा, है ना, या क्लीनिंगनेस का खर्चा, लाइट का खर्चा, इसको बोलते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, इसको बोलते हैं ओपेक्स, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ गए। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब दो तरह के इंटरेस्ट की बात कर रहा होगा, या तो बैंक से लिया हुआ लोन का इंटरेस्ट होगा, या फिर जो सप्लायर होगा, सप्लायर, उसी को उन्होंने बना लिया होगा कि भैया हम आपको 30 दिन नहीं, आपको 60 दिन बाद पैसा देंगे, लेकिन 1% ज्यादा दे देंगे, तो वो इंटरेस्ट होता है। हर तरह का इंटरेस्ट की बात, वो ब्याज क्या लग रहा है। इसके अलावा टैक्सेस, यानी कि जो टैक्स होते हैं उसके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, मैं कर नहीं पाता हूं, है ना, CA गड़बड़ कर देता है, बड़े ध्यान से समझिएगा, इसको बोलते हैं टैक्सेस। ये सारे शब्द ज्यादातर सुनोगे आप। इसके अलावा डेट ट्रैप, डेट यानी कि उधार का जाल, डेट ट्रैप, डेट मतलब होता है उधार, और डेट ट्रैप का मतलब होता है, उधार का जाल का मतलब होता है एक उधार चुकाने के लिए दूसरा उधार ले लेना। हेमलता जी से 100 रुपए लिए, अब वो हेमलता जी को चुकाने के लिए मैंने सुजीत कुमार जी से ले लिया 100 रुपए। अब सुजीत कुमार जी को 100 रुपए देने, उसको देने के लिए सचिन गुप्ता जी के लिए से ले लिया 100 रुपए। इसको बोलते हैं डेट ट्रैप, उधार का जाल। तो कस्टमर आपसे हो सकता है कि यार डेट ट्रैप बहुत ज्यादा है, मतलब एक जगह से उधार ही है मेरा, कई जगह से उधार चल रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गया अनिल गिरी गोस्वामी जी? ये सब शब्द सुनने को मिल सकते हैं आपको, क्लियर हुआ? इसके अलावा बजटिंग, बजटिंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है ना? हाँ, शिप्रा जी ने ठीक कहा, ईबिटा एक वर्ड आता है इसके ऊपर, बट वो बहुत थोड़ा सा टेक्निकल ज्यादा हो जाएगा, इसलिए उस पर नहीं जा रहा हूं, है ना। इसके अलावा बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, ये मैं भूल गया था, वर्किंग कैपिटल है ना, ये सब शब्द सुनेंगे आप ज्यादातर। पर बजटिंग एक शब्द सुनेंगे यार, बजटिंग समझ में नहीं आता मेरे को, बजटिंग करना नहीं आता, कैसे बजटिंग करूं? ठीक है प्रदीप जी, देखो बजटिंग का मतलब आपको समझाता हूं। बजट जो होता है, अब जैसे ये जो हमारे डेविड लॉरेंस रामसे हैं, डेविड लॉरेंस रामसे जी जो है वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, ऑथर है और बिजनेसमैन है। ये क्या कहते हैं पता है? बजटिंग का मतलब ये नहीं होता, बजटिंग का मतलब ये होता है कि मेरा पैसा कहां कहां जाएगा, ये सोचना कि मेरा पैसा कहां कहां जाएगा, बशर्ते ये सोचना कि मेरा पैसा कहां लग गया, कहां चला गया मेरा पैसा, कहां कहां लगा दिए मैंने पैसे। बजटिंग का मतलब यह नहीं होता कि मैंने कहां कहां पैसे लगाए हैं, बजटिंग का मतलब यह होता है कि मुझे यह सोचना है कि मेरा पैसा कहां कहां लगेगा। मेरी बात समझ में आई? दोनों में अंतर समझ में आया? यस सुनो, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। संजू जी कह रहे हैं सर ईबिटा समझा दो। सर बहुत टेक्निकल हो जाएगा, मैं समझा तो सकता हूं, लेकिन वो कभी और करेंगे सेशन में। मतलब महीने के अंत में यह सोचना कि पैसा कैसे खत्म हो गया यार, मेरा कहां कहां लग गया। बजटिंग ये नहीं होता है, बजटिंग ये होता है महीने की शुरुआत में कि इस महीने कितना खर्चा होगा और कितना बचाऊंगा और कहां कहां खर्चा करूंगा मैं, इसको बोलते हैं बजटिंग। मेरी बात समझ में आई? जिसने नो लिखा था अब समझ में आया? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ, क्लियर हुआ? अर्चना जी, महीने के लास्ट में बैठ के ये सोचना कि पैसवा सब कहां खत्म हो गया,
ये सोचना नहीं, बजटिंग नहीं है। बजटिंग ये होता है महीने की शुरुआत में बैठ के सोचना कि मैं अपने पैसे कहां कहां इन्वेस्ट करूंगा, कहां कहां लगाऊंगा। ये जो पैसा है वो यहां लगाऊंगा, ये यहां लगाऊंगा, और ये लास्ट में इतना बच जाएगा। इसको बोलते हैं बजटिंग, है ना। सारा पैसा कहां चला गया ये नहीं सोचना। राजकुमार जी ठीक बात कही। क्लियर हो गया। बजटिंग का मतलब समझ में आया। ये डेविड लॉरेंस नाम से यही कहते हैं, और इनके लैंग्वेज के मुताबिक, इनके शब्दों के मुताबिक, बजट ये नहीं है कि महीने के लास्ट में बैठ के सोचे कि पैसा कहां खत्म हो गया मेरा, जबकि ये है कि सोचे बैठ करके कि मेरा पैसा कहां कहां लगेगा या लगने वाला है। उसीलिए मैंने आपको समझाया था दो चीजें, याद करो। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन समझाया था मैंने। उस प्रॉफिट मार्जिन को समझ के, है ना, उस प्रॉफिट मार्जिन को समझ के अपनी बजटिंग करते हैं हम लोग। बेसिकली हम अपनी बजटिंग करते हैं कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन इतना है, तो इस प्रॉफिट मार्जिन से मुझे इतना इन्वेस्टमेंट करना। क्लियर हो गया। एक सेकंड दीजिएगा बस मुझे जल्दी से। भारती जी का क्वेश्चन एक बार देख लेना प्लीज ना। आई कैन नॉट सी, शायद मुझे मैसेज दिख नहीं रहा, एक बार देख लेना प्लीज। ओके, सो जल्दी आते हैं सुजन जी, जल्दी से। मैं आगे बढ़ता हूं, एक पोल कर लेते हैं जल्दी से। पोल क्या है? इंडियन रिटेल, इंडियन जो है हमारे इंडियन रिटेल सेक्टर में कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में, हमारी टोटल अर्निंग में, हमारी जीडीपी में कितने परसेंट का कंट्रीब्यूशन सिर्फ रिटेल सेक्टर का आता है? आंसर इज, आंसर ऑप्शन आपके पास क्या क्या है? 5%, 10%, 15% और 20%। जल्दी से बता दो, है ना। हाँ, ठीक बात है। ओके, आईसीटी बिग बॉस, एक काम करना, भारती वर्मा जी का ना एक बार नंबर ले लो, एंड मेक श्योर कि उनको एक बार कॉल चली जाए, शायद कुछ प्रॉब्लम है। हाँ शिप्रा जी, ठीक आंसर दिया आपने। सही आंसर इज 10%। लगभग लगभग 84% लोगों ने सही आंसर दिया है। इंडियन जीडीपी में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है सिर्फ रिटेल सेक्टर का, वो 10% का है ना। मुद्दे की बात क्या है भाई लोग? आगे बढ़ते हैं जल्दी से। मुद्दे की बात क्या है? और ये मुद्दे की बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक में मेरे रिटेलर दोस्त हैं, मेरे एक मित्र हैं, तो मैंने उनसे पूछा एक बार जाके कि हालचाल कैसा है आजकल बिजनेस का। तो पता ना, शायराना अंदाज में उन्होंने जवाब दिया था। तो मैंने यहां पे लिख दिया, शायराना अंदाजा में क्या जवाब दिया था, कि बिजनेस में उलझने भले ही कतार में है, बिजनेस में उलझने भले ही कतार में है, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी अच्छी हो फिर मजा तो रिटेल के व्यापार में है। बड़ी अच्छी लाइन बात है, शायराना अंदाज में उन्होंने मजाकिया तौर पे बताया। लेकिन हाँ, रिटेल बिजनेस उनको बहुत पसंद है, बाकी की बिजनेस नहीं की। बिजनेस में उलझने भले ही कतार में, लेकिन स्ट्रैटेजी अच्छी है फिर मजा तो रिटेल के व्यापार में। और यही स्ट्रैटेजीज सिखाने का काम करती हैं, यही रिटेल की पूरी नॉलेज देने का काम करता है हमारा 7 स्टार रिटेल प्रोडक्ट। मेरी बात समझ में आई भाई लोग? एक बार जल्दी से बता दो, क्लियर हुआ, है ना। तो मजा तो है, अगर ये सही नॉलेज, सही स्ट्रैटेजी अप्लाई होता है तब जाकर के। और हर बिजनेस बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या लेके आता है आपके पास? पैसा आता तो है लेकिन बचता नहीं है, डेट को मैनेज करना मुश्किल होता है, वर्किंग कैपिटल मैनेज नहीं कर पाता हूं, ऑनलाइन के प्राइसेस मैच नहीं कर पाता हूं, बाकी रिटेलर्स इतना डिस्काउंट देते हैं कि बस की बात नहीं है डिस्काउंट देना उतना। ये सब प्रॉब्लम्स लेके आते हैं रिटेलर्स। एक बार फुल स्क्रीन कर दीजिए जल्दी से। यही सारी प्रॉब्लम्स रिटेल का डिटेल कोर्स के अंदर है अवेलेबल, हमारा जो 7 स्टार प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं रिटेल, है ना। बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज को। थैंक यू अनुराग जी। आगे बढ़े, अब देखो ये सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिटेल में और जाऊंगा और आपको समझाता हूं कि रिटेलिंग समझते कैसे, उसको समझो आप। देखो, दो तरीके के रिटेल सेक्टर्स होते हैं, यानी कि रिटेलिंग जो होती है ना, रिटेलिंग जो बिजनेस होता है करने का, बिजनेस करने का जो तरीका होता है ना, वो बिजनेस करने का जो सही तरीका क्या है? वो सही तरीका है
पहला होता है स्टोर बेस्ड रिटेलिंग और दूसरा होता है नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। पहला होता है स्टोर बेस्ड रिटेलिंग और दूसरा नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। स्टोर बेस्ड रिटेलिंग का मतलब क्या? स्टोर बेस्ड रिटेलिंग को हम लोग बोलते हैं, एक और मॉडल है, मैं लिख नहीं पाया, यहां पे लिख लेना, ब्रिक एंड मोर्टार मॉडल। ब्रिक एंड मोर्टार मॉडल बोलते हैं, ब्रिक एंड मोर्टार। पर ये आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, मैं बस बता रहा हूं स्टोर बेस्ड रिटेलिंग का मतलब क्या होता है। स्टोर बेस्ड रिटेलिंग का मतलब होता है कोई इंडिपेंडेंट रिटेलर, कोई स्वतंत्र व्यापार, मतलब एक पर्सन जो व्यापारी है, रिटेलर, खुदरा व्यापारी है, या फिर कोई चेन रिटेलर है। चेन रिटेलर का मतलब दो या दो से ज्यादा आउटलेट अगर उसी नाम के हैं तो उसको बोलते हैं चेन रिटेलर। दो या दो से ज्यादा उसको बोलते हैं चेन, यानी उनकी चेन है, पूरी श्रृंखला बनी हुई है उनकी। या तो इंडिपेंडेंट रिटेलर होंगे या फिर चेन रिटेलर होंगे, दो या दो से ज्यादा आउटलेट होंगे, या उनकी अपनी फ्रेंचाइजिंग होगी। फ्रेंचाइजिंग का मतलब क्या? फ्रेंचाइजिंग का मतलब ये होता है कि मेरा एक बिजनेस है और मैंने दूसरों को अपने प्रोडक्ट सेल करने के राइट्स दे दिए हैं अपने नाम से, यानी मेरे नाम से। नाम मेरा होगा, बेचेगा कोई और, उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजिंग। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, जैसे मैकडोनल्ड हो गया, केएफसी हो गया, कैंटबिल हो गया, या बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं वो हो गए। मतलब फ्रेंचाइजी का मतलब ये होता है, सिंपल आसान भाषा में यही समझिए आप, नाम मेरा होगा लेकिन मैंने अपने प्रोडक्ट को मेरे ही नाम से बेचने के राइट्स किसी और को दे दिए हैं, उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजिंग। क्लियर? हाँ, ठीक बात है। फ्रेंचाइजिंग हो गया, या फिर शॉप इन शॉप। शॉप इन शॉप का मतलब होता है एक बड़े दुकान के अंदर एक छोटी सी दुकान। जैसे पहले बिग बाजार के अंदर मोबाइल की दुकान हुआ करती थी, दुकान बहुत बड़ी है लेकिन उसमें अलग अलग ब्रांड्स के छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं। जैसे आप चले जाओ, आप मॉल्स में चले जाओ किसी में, या फिर रिलायंस में चले जाओ, बिग बाजार में हो गया, पैंटालून के अंदर चले जाओ, तो पैंटालून के अंदर, पैंटालून तो बाहर से ब्रांड है बट अंदर से छोटे छोटे शॉप्स हैं। आपको उसके अंदर अलग अलग अजियो का ब्रांड मिल जाएगा, उसके अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांड मिल जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई भाई लोग? यस और नो? इसको बोलते हैं शॉप इन शॉप। बड़े शॉप के अंदर छोटी दुकान, अपने अपने सेक्शंस लेके लोग बैठे हुए हैं वहां पे, काउंटर लेके बैठे हुए हैं, है ना? क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं स्टोर बेस्ड, जहां पे दुकान चाहिए, फिजिकल दुकान आपको वहां पे होनी चाहिए, छोटी या बड़ी, इसको बोलते हैं स्टोर बेस्ड। अच्छा, एक होता है नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग, दुकान नहीं चाहिए, जैसे डायरेक्ट सेलिंग, जैसे जान पहचान के बंदे में सेल करना, भैया मैं एक प्रमोट कर रहा हूं आपको अपना प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। या फिर डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग, है ना? डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉल करिए, बुक करिए, रख दे, डायरेक्ट रिस्पॉन्स, उसके ऊपर मार्केटिंग है और उसकी। या फिर टेली शॉपिंग, सुना होगा आपने? टेली शॉपिंग दुकान नहीं है बट टेली शॉपिंग हो रही है। जैसे याद होगा आपको एक, वैसे सब लोग समझते हैं टेली शॉपिंग की, फोन पे, है ना? देखो, इंस्टाग्राम स्टोर, नाप तौल का नाम, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। वो कहता है ना कि पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हो, अभी कॉल करो, दो के साथ एक फ्री मिल जाएगा, फोन के ऊपर पर आता है। या फिर वेंडिंग मशीन आप देख लो, वेंडिंग मशीन हमारे ऑफिस में भी लगा हुआ है। वेंडिंग मशीन, वहां पे पैसे डालो, वहां से अपने आप वो प्रोडक्ट निकल के आ जाता है। इसको बोलते हैं नॉन स्टोर, कोई फिजिकल दुकान खोलने की जरूरत नहीं, बिठाने की जरूरत नहीं, अपने आप हो रहा है ना? इसके अलावा, अच्छा यहां तक सब लोग क्लियर है? एक बार फुल स्क्रीन कर दो इसको जल्दी से। आ गया दो तरह, एक स्टोर बेस्ड रिटेल, नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग, दोनों समझ में आ गया? ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब कस्टमर बात करे ना आपसे, आप दिल खोल के समझ जाना कि यार ये बंदा कहना क्या चाह रहा है, इसका बिजनेस नेचर ऑफ बिजनेस में समझ गया। ये स्टोर बेस्ड बिजनेस में है, ये नॉन स्टोर बेस्ड बिजनेस में है। अब आते हैं, अब एक अच्छा प्रीवियस स्लाइड भी दिखाना है, चलो स्टोर बेस्ड रिटेलिंग का देख लो, ये स्क्रीनशॉट है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा होता है, अब मैं समझाता हूं आपको रिटेलर टाइप। ये तो हो गया रिटेलिंग, यानी कि खुदरा व्यापार बेचने का तरीका। अब रिटेलर कितने टाइप के होते हैं वो दिखाता हूं आपको। रिटेलर कितने टाइप के, तो वो समझा देता हूं जल्दी से, है ना? रिटेलर कितने टाइप के होते हैं वो पहला रिटेलर होता है ऐसे रिटेलर जिसको बोलते हैं, ऐसे रिटेलर जो फूड में दो तरीके के आइटम होते हैं। होता है पेरिशेबल आइटम। पेरिशेबल आइटम मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो जल्दी खराब हो जाने वाले प्रोडक्ट है। पेरिशेबल आइटम, ये वो रिटेलर हैं जो ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं जिनका प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स आपने सुना होगा, दूध के प्रोडक्ट, दूध के बने हुए फल हो गया, सब्जियां हो। अगर इस तरह की कोई रिटेलिंग कर रहा है, इसका मतलब वो फूड बिजनेस कर रहा
है, फूड का रिटेलर है, लेकिन वो पेरिशेबल आइटम का रिटेलर है, जल्दी खराब होने वाली चीज। ठीक है। और दूसरा होता है, स्क्रीन इसको सारी सबको फुल स्क्रीन कर दी जल्दी से, है ना। हाँ। और दूसरा एक होता है फूड। फूड बिजनेस में भी दो तरीके होते हैं, एक होता है फूड जो पेरिशेबल जल्दी खराब होने वाले आइटम, और दूसरा होता है फूड जो कि नॉन पेरिशेबल आइटम होते हैं, जो जल्दी खराब नहीं होते। खराब होते जरूर है, सबकी एक्सपायरी होती है, लेकिन ये जल्दी खराब, जैसे आपके तेल हो गया, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, दाल हो गया, हाइजीन के प्रोडक्ट्स हो गए, या पैकेज फास्ट फूड हो गए, है ना, जैसे मैगी होती है। खराब ये भी होते हैं, लेकिन जल्दी नहीं। और मार्केट में, इंडियन मार्केट में अगर मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करूं, तो फूड एंड ग्रोसरी बिजनेस होता है वो 3% का मार्केट शेयर, सबसे ज्यादा यही बिकता है। चाहे वो फूड में, दोनों ही की बात बता रहा हूं, पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल दोनों। 63% प्रोडक्ट यही बिक रहा है आज की डेट में प्रोडक्ट के अंदर, अगर हम रिटेल बिजनेस की बात करें। तो फूड बिजनेस में दो तरीके होते हैं, एक होता है पेरिशेबल आइटम, एक होता है नॉन पेरिशेबल आइटम्स। सबको समझ में आ जाएगा कि कस्टमर कौन से रिटेलर, किस तरह का रिटेलर है। मेरी बात चैट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से, समझ में आ गया? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ, क्लियर हो गया? हाँ, बहुत बढ़िया, आगे चलें। दूसरे तरह के रिटेलर कौन होते हैं? एक और रिटेलर जिसको बोलते हैं अपैरल रिटेलर। अपैरल का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कपड़ों की दुकानें देखी होंगी, पैंटलून्स हो गया, रेमंड्स हो गए, ये सब अपैरल रिटेलर्स में आते हैं। बेसिकली फुटवेयर भी इन्हीं का पार्ट होता है, बट अपैरल आपको यहाँ पे जितने भी कपड़े पर, जो भी चीजों में कपड़ों में डील करते हैं, है ना, वो हो गए। अब अच्छा, अपैरल इंडस्ट्री जो है ना, वो होता है 9%, ऑर्गेनाइज रिटेल मार्केटिंग का 9% शेयर ये होता है इनका। सबसे ज्यादा सेल होता है 63% जो फूड बिजनेस का है, फूड एंड ग्रोसरी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है अपैरल 9% के साथ। एक बार जल्दी से स्क्रीन दिखा दो, फुल स्क्रीन कर दो। ठीक है, ये हो गया अपैरल रिटेलर्स। अच्छा, तीसरे तरह के भी एक रिटेलर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हार्ड लाइन रिटेलर। हार्ड लाइन रिटेलर का मतलब, हार्ड लाइन जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है ना, हार्ड लाइन रिटेलर। ठीक है। हार्ड लाइन रिटेलर में क्या, नाम से ही आपको समझना, हार्ड लाइन है ना, मजबूत है, यानी कि जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गया, फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हो गए। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का मतलब क्या? सारे इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली चीजें, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें। आपको जान के हैरानी होगी कि हार्डलाइन रिटेलर्स जो होते हैं ना, आज की डेट में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रोडक्ट होते हैं, वो 7% का रखा हुआ उनका मार्केट शेयर, 7% का। ये 7% बिकते हैं प्रोडक्ट सबसे ज्यादा, सिर्फ ऑर्गेनाइज रिटेल की बात कर रहा हूं मैं, इस चीज को लिखिएगा, है ना। इसके अलावा हार्डलाइन रिटेलर्स के बाद जो अगले रिटेलर आते हैं, कौन से हैं? उसके बाद आते हैं स्पेशलिटी रिटेलर्स, यानी कि किसी एक नीश में मार्केट के अंदर, जैसे बुक्स के सिर्फ किताब कॉपी बेचते हैं, या फिर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बेचते हैं, या फिर बच्चों के लिए टॉय या गिफ्ट शॉप जो होती है, ये सब होता है स्पेशलिटी रिटेलर्स। एक खास तरह का, सब कुछ नहीं मिलेगा उसके अंदर, एक खास तरह के रिटेलर्स होते हैं, है ना। इसके अलावा एक और रिटेलर होते हैं जिसको बोलते हैं ऑनलाइन रिटेलर। ऑनलाइन रिटेलर मतलब खुदरा ही बेचते हैं, लेकिन दुकान नहीं खोलते हैं, नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग में होते हैं। उनकी अपना वेयर हाउस है, उनका अपना वेयर हाउस है ये, लेकिन ऑनलाइन बेचते हैं। जैसे अमेजॉन, अमेजॉन में क्या बिकता भैया? A to Z सब बिकता है, लोगों में बना हुआ ना A to Z, तो A to Z सब मिलता है इसके अंदर, अमेजॉन। इसके अलावा मिंत्रा हो गया, या जो फ्लिपकार्ट हो गई, ये सब होते हैं ऑनलाइन रिटेलर्स, ये भी खुदरा है लेकिन ऑन, फर्क सिर्फ इतना है ना। मीशो हो गया, ठीक बात है, बता लिया जी। इसके अलावा एक अदर रिटेलर्स, अब बाकी रिटेलर्स को अदर कैटेगरी में रखा जाता है, जैसे होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, बार हो गया, हाइपर मार्केट हो गया, सुपर मार्केट हो गया, ये सब होता है अदर रिटेलर्स। ये बाकी अलग कैटेगरी है पूरी। ठीक है भाई लोग, एक बात बताओ, चैट बॉक्स, स्पेशलिटी का मतलब होता है खास, किसी एक नीश, जैसे किसी एक प्रोडक्ट में एक ही तरह का कस्टमर होना चाहिए। जो किताब खरीदने आए वही है मेरे कस्टमर, जो हारमोनियम खरीदने आए या खरीदना है वो है कस्टमर। वो स्पेशल, उनकी स्पेशलिटी किसी एक खास चीज में डील करते हैं, है ना, यूनिक प्रोडक्ट। ठीक बात है, आगे चले। बाइक शोरूम, हार्ड लाइन रिटेलर, हार्ड लाइन रिटेलर हो गया, कार्स हो गए, बाइक्स हो गए, ये सब हो गया हार्ड लाइन रिटेलर।
ठीक है, आगे बढ़े। हाँ ठीक बात है, चलो एक पोल कर लेते हैं जल्दी से ताकि देख लें लर्निंग है कि नहीं। क्या है स्टोर बेस्ड रिटेलिंग का एग्जांपल दो, जल्दी से समझाओ आप मुझे, आपके पास ऑप्शंस कौन। पान शॉप किसमें आता है ना, मोहम्मद जी ने तो पान शॉप है ना, स्पेशली सिर्फ पान में ही बेचते हैं, पान में ही। ठीक बात है जी। ओके, हार्ड लाइन रिटेलर हो गया सुधांशु जी, हार्ड लाइन रिटेलर। और बेसिकली उसको हार्ड लाइन में भी रखें, स्पेशलिटी में भी रखें, एक ही तरह की। हाँ, एग्जांपल्स क्या है, स्टोर बेस्ड रिटेलिंग एग्जांपल। अच्छा 81% लोगों को सही आंसर। इंडिपेंडेंट रिटेलर हो गए, चेन आउट हो गए, फ्रेंचाइजिंग हो गए, ये सब ऑल ऑफ द अबव। अल्ताफ गुरलीस, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, सारे के सारे आंसर आ गए। चलिए पोल को एंड करते हैं, यानी कि सारे आंसर सही है। इंडिपेंडेंट रिटेलर भी होंगे, चेन रिटेलर जो कि दो से ज्यादा आउटलेट्स खोल सकते हैं, या फिर फ्रेंचाइजिंग जो होते हैं, ये सब होता है। एक और एग्जांपल आ रहा है, एक और पोल आ रहा है आपके पास, है ना, एक और पोल आ रहा है। कौन सा पोल आ रहा है? एग्जाम आप अपैरल रिटेलर्स में कौन कौन सा होता है, एग्जाम्पल बताओ। अपैरल रिटेलर्स के भाई, आईसीटी बिग बॉस से मेरी रिक्वेस्ट है कि पोल जो है ना, हाँ ठीक बात है, पैंटलून्स, रेमंड, स्पेंसर्स, ए एंड बी, ये थोड़ा सा टफ कर दिया वैसे। हाँ, पैंटलून्स, रेमंड, स्पेंसर्स, बोथ ए एंड बी, अपैरल रिटेलर में। हाँ ठीक बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे चलते हैं, द आंसर इज रेमंड एंड पैंटलून्स। आगे चलते हैं जल्दी से। अब देखो चैलेंजेस क्या क्या, एक रिटेलर को चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। अब सबसे ज्यादा इस बात पे लोग फोकस करते हैं, यानी कि सोचते हैं आपके से क्या से। प्रभा जी, कहने का हमारा मतलब आज की डेट में अगर चैलेंज किसी बिजनेसमैन को आ रहा है, रिटेलर को आ रहा है, तो क्या चैलेंज आ रहा है? कंज्यूमर का बिहेवियर बदल जाता है, निकलना नहीं चाहती। अब प्रभा जी खुद ही नहीं निकल राशन लेने के लिए, खुद ही नहीं निकलना चाहती है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हस्बैंड को भेज रही है, ना ना, उनको भी नहीं भेज रही है, उनको नहीं जाएगा, बैठे बैठे आएगा सामान, है ना। कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो रहा है बार बार। पहले लाल पसंद आता था, पीले रंग का पसंद आने लगा इसको, पहले हरा पसंद आता था। कंज्यूमर हर दिन चेंज कर रहा है, अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। ये पहला ये पहला चैलेंज है रिटेलर के लिए, एक खुदरा व्यापारी के लिए, वो जाए तो जाए कहां। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा चैलेंज है। माल सही से, मतलब जो माल चाहिए वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूटर उसको दे भी नहीं रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद इन्वेंट्री को मैनेज कर पाना, स्टॉक को मैनेज करना, ये मैंने पिछले सेशन में सिखाया था आपको, याद होगा, एफएसएन मॉडल के जरिए स्टॉक को मैनेज करना। ये सब चैलेंज है, चुनौतियां हैं रिटेलर की, ये डेली बेसिस वाली। इसके अलावा ई कॉमर्स का कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ जाता है कि वो बेचारा मार्जिन छोड़ ही नहीं सकता अपना, वो बेचारा मार्जिन नहीं छोड़ सकता। और ई कॉमर्स वाले कह रहे हैं कि यार 8,000 में तुमको सब दे देंगे। ये ई कॉमर्स का कंपटीशन है, ऑनलाइन में सस्ता मिल रहा है। इनफैक्ट मैं जब किसी दुकान पे जाता हूं, मोबाइल खोल के दिखाता हूं कि यहां देखो तुम्हारे ऑनलाइन में तो सस्ता मिल रहा है यार। अभी कुछ दिन पहले भैया के यहां गया हुआ था, और भैया के यहां नो पानी गर्म करने वाली मशीन नहीं थी, क्या बोलते हैं उसको, यानी पानी जो पीने के लिए पानी वानी हम लोग गर्म करते हैं, छोटा सा जो इतना इतना बड़ा होता है, स्टील का। हाँ, वाटर बॉयलर होता है, केटल, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक केटल। जी थैंक यू। हाँ वो नहीं था, हम मैं खरीदने गए, तो पता चला कि वो 900 रुपए का मिल रहा है, और सेम कंपनी का मैंने जब ऑनलाइन चेक किया तो 700 का, उसके सामने दिखाया कि भैया का मिल रहा है। जरा कह रहा सर हम दे सकते। कस्टमर गया, और एक कस्टमर एक परसेप्शन लेके गया कि नहीं ऐसी चीजें खरीदनी है तो ऑनलाइन ही खरीदनी है, दुकान के पास नहीं जाना। ये ई कॉमर्स का कंपटीशन इतना बड़ा हो गया है। इसके अलावा नई नई टेक्नोलॉजी कौन सी आ रही है, कौन सी बिजनेस में लगाए, है ना, कौन सी उसमें लगाए, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन बजेगा नहीं, ये चैलेंजेस बताएगा आपका कस्टमर आपको। और इन सब का सोल्यूशन है, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। भाई सैलरी तो हर साल बढ़ानी है ना, एम्प्लॉय की इंसेंटिव देना है, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। गर्मियों में बिजली बिल ज्यादा आएगा, तो ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाना ये भी एक चैलेंज है। कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब होना, अच्छा होना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब वो चुनौतियां जो मुझे लीगल तौर पे अपने आप को ठीक रखने के लिए करनी पड़ती है, ये करना ही पड़ेगा, वरना सारी
तौर पे, लीगल तौर पे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसको बोलते हैं कंप्लायंस। या फिर मार्केटिंग और ब्रांडिंग की समस्या, ये सब चैलेंजेस हैं बेसिकली, और इन सब का सोल्यूशन मिलता है हमारे पर्टिकुलर इस रिटेल वाले सेक्शन में, 7 स्टार के इस रिटेल प्रोडक्ट के अंदर, जिसमें एक कंज्यूमर को पता क्या क्या सीखने को मिलेगा। बड़े ध्यान से समझना है, कस्टमर क्या क्या सीखने को मिलेगा। बड़े ध्यान से, इसको फुल स्क्रीन पे ही रहने दीजिएगा प्लीज, फुल स्क्रीन पे रहने दीजिए। रिटेल स्टोर को मैनेज कैसे करते हैं, प्रमोशन और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे करी जाती है, रिटेल में कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, यह सिखाया जाता है। सही लोकेशन अपने बिजनेस के लिए कैसे सेलेक्ट किया जाता है, कस्टमर अक्वायर कैसे करते हैं, वो नया कस्टमर हो उसको रिपीटेड कस्टमर कैसे बनाते हैं, अपने फैमिली बिजनेस को कैसे, फैमिली का जो रिटेल बिजनेस है उसको कैसे बड़ा कर सकते हो आप, रिटेलिंग में लीगैलिटी यानी कि कानूनी दांवपेच क्या होती हैं, पॉलिसीज कौन कौन सी मेंटेन करनी पड़ती हैं रिटेल बिजनेस के अंदर, स्टॉक और डेटा को मैनेज कैसे किया जाता है, और वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस हम कैसे देते हैं, ये सारे के सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है पर्टिकुलर इस 7 स्टार के रिटेल प्रोडक्ट में। भाई लोग समझ में आया? एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से, जल्दी से। नहीं, सबका ध्यान तो स्क्रीनशॉट के ऊपर है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, गायब हो जाएगा जल्दी से, है ना? ऐसा कुछ है? हाँ, ठीक बात है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया दिव्या जी। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इसका मतलब कस्टमर से सीधा, अगर मैं वन शॉट एक लैंग्वेज में बताऊं, एक लाइन में बताऊं, तो क्या बताऊंगा? अगर आप अपने रिटेल बिजनेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, सेल को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो ये जो प्रोग्राम है हमारा रिटेल वाला, ये हेल्प करता है आपके मार्जिन को इंप्रूव करने में, आपके ब्रांड को स्टैब्लिश करने में, और नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट और रिटेन करने में ये बहुत मदद करता है आपको, बहुत मदद करता है। किसी भी तरह का रिटेल बिजनेस हो, खुदरा व्यापारी अगर आप हैं, तो ये सारी आपको जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं, है सेल्स का स्ट्रगल हो, या फिर मल्टीपल स्टोर खोलने में चैलेंज आ रहा हो, या फिर अपने जनरल ट्रेड को मॉडर्न ट्रेड में यानी कि अनऑर्गेनाइज से आपको ऑर्गेनाइज आने में दिक्कत हो रही हो, या फिर डेड इन्वेंटरी ज्यादा है, मरा हुआ स्टॉक ज्यादा है, बिक ही नहीं रहा है, अगर वो है बिजनेस में ज्यादा, अगर आपके स्टोर में फुटफॉल कम है, फुटफॉल का मतलब कस्टमर ही कम आ रहा है, कस्टमर ही कम आ रहा है, लो कॉस्ट कंपटीशन को अगर बीट करना है आपको, है ना, इसके अलावा कंपटीशन ऑनलाइन रिटेल मार्केट से बहुत ज्यादा कंपटीशन अगर फेस कर रहे हो, या फिर स्टोर के अंदर ज्यादा थेफ्ट हो जाता है, चोरियां बढ़ जाती हैं स्टोर के अंदर, इन सब से कैसे बच सकते हैं, ये सिखाता है हमारा ये 7 स्टार का रिटेल प्रोडक्ट। कितनों को लगा कि बहुत पावरफुल है? एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से, कैसे सिखाते हैं ये 6 महीने के प्रोडक्ट में, क्या सोल्यूशन मिलता है? एक बार और बताता हूं आपको, बड़े ध्यान से समझना क्या क्या सोल्यूशन मिलता है। सोल्यूशन क्या क्या मिलता है इसका? वन स्टॉप सोल्यूशन है, रिजोल्यूशन मिलता है कि रैक यानी कि जिस पे स्टॉक को रखा जाता है वो, और इन्वेंटरी यानी स्टॉक को मैनेज करना कैसे, कैसे मैनेज करता, कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करके और रिटेन कैसे करके रखते हैं, प्रमोशन और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को मैनेज कैसे किया जाता है, फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं अपना, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं आप, मल्टी चैनल रिटेल स्ट्रेटेजी क्या होती है, अपना ऑनलाइन रिटेल स्टार्ट कैसे करते हैं और ग्रो कैसे करते हैं आप, अपने मैन पावर को ट्रेन कैसे करेंगे और मैनेज कैसे करेंगे, सप्लायर्स को खुश कैसे रखा जाता है, कस्टमर की लॉयल्टी कैसे बिल्ड करी जाती है, एक्सपायरी मैनेजमेंट, ऐसे सारे रिटेलर, सबसे बड़ी दिक्कत हो, पता ही नहीं चल पाता कि यार ये जो गले में रखा हुआ है ना, इस कोने में जितने माल रखा हुआ है, सब के सब एक्सपायर होने वाले हैं। ये सब एक्सपायरी मैनेजमेंट यानी कि एक्सपायर वाली चीजों को हम कैसे मैनेज करते हैं अच्छे तरीके से, उनके ऊपर स्ट्रैटेजी क्या लगाई जाती है, एक रिटेल बिजनेस को स्केल कैसे करते हैं आप, फ्रेंचाइजी रिटेल बिजनेस में कैसे कैसे एंटर होते हैं आप, अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजी अगर स्टार्ट करनी हो तो कैसे स्टार्ट करेंगे, और रिटेल में नए नए कौन से ट्रेंड्स आने लगे हैं, ये सब सिखाता है हमारा ये पर्टिकुलर 7 स्टार रिटेल का प्रोडक्ट। कैसे सिखाते हैं वो भी बताऊंगा, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, वरना कहोगे कि सर थोड़ा तेज हो गया है ना ज्योति जी। बिजनेस विजेता टीम हमारे साथ, आप लोग ये कहोगे ना कि थोड़ा तेज हो गया, ऐसा तो नहीं है, सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। बड़े ध्यान, ये सब देखो, कस्टमर को ना आज के सेशन के बाद रिटेल में ना ये सब बोलना कि सर क्या सीखोगे, मैं बताता हूं रिटेल से क्या सीखोगे। कितने लोगों को लगता है, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, कि आपकी जो लैंग्वेज है कस्टमर से बात करने की, जो रिटेल के कस्टमर होंगे उनको सोल्यूशन बताने में प्रॉब्लम नहीं होगी, कि सर ये सब सीख लोगे आप इससे। आपका कस्टमर कहेगा यार इतना कुछ सीखने के लिए इसके अंदर, वो सीधा कहेगा सिखाओगे कैसे वो तो बताओ।
सिखाओगे कैसे? तो उसके ऊपर आते हैं, कस्टमर को क्या क्या मिलता है इसके अंदर। 35 से ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं, 750 से ज्यादा वीडियो लाइब्रेरी है, 750 से ज्यादा असेसमेंट के जरिए वो अपनी लर्निंग चेक कर सकता है। 130 घंटे से ज्यादा का कंटेंट अवेलेबल है इसके अंदर। 35 से ज्यादा कोर्सेज हैं। मानिका जी कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल अप हो गया। थैंक यू सुनील जी, बड़े ध्यान से समझिएगा। 35 से ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल है, 750 से ज्यादा वीडियो लाइब्रेरी है, 750 से ज्यादा असेसमेंट है, 130 घंटे से ज्यादा का कंटेंट है। कहीं नहीं देता सर, कोई नहीं देता ये चीज। लास्ट में बताऊंगा ये कैसे होगा। और लिस्ट ऑफ 35, मैं लिस्ट भी दिखाता हूं, ये देखो। ये 35 कोर्सेज कौन कौन से हैं, ये सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं, ये सारी स्क्रीन पे आपके अवेलेबल हैं। ये सब के जरिए हम सिखाते हैं अलग अलग कोर्सेज, बिल्कुल पूरे रिटेल में क्या क्या चीजें मदद करने वाली वो सबको हमने क्लब कर दिया एकदम। ये कोर्सेज हैं, अगली स्क्रीन पे और भी बाकी के अवेलेबल हैं, वो भी दिखाता हूं आपको। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अगले स्क्रीन पे चलते हैं। हम अनजान थे, अच्छा कोई बात नहीं, अब हो जाएगा। स्क्रीन पे चलते हैं, देखो ये बाकी के कोर्सेज यहां पे अवेलेबल है। रिस्क मैनेजमेंट है, अमेजॉन पे सेल कैसे कर सकते हो आप, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक फॉर बिजनेस, लिंक्डइन मार्केटिंग, गूगल एड्स, ई कॉमर्स, फैमिली बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स, टीम मैनेजमेंट क्या होता है भाई साहब, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकता है बिजनेसमैन, ये हर चीज अवेलेबल है। ये सारे के सारे 35 कोर्सेज अवेलेबल है। जानते हो, ये सारी चीजें रिटेल के हर प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं, आपके लिए हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगी, है ना। अच्छा एक और बात बताता हूं, आपको, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब सिखाने, ये सब हमारे बिलियनियर प्रोफेसर ही तो हैं जो कि लर्निंग कराते हैं आपको, ये सारे के सारे, है ना। ये सारे टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट सब कुछ है। एक बार और फुल स्क्रीन कर दो, हाँ ठीक बात है, क्योंकि दो चीजें ईसॉप्स और नीचे जो टीम मैनेजमेंट है वो रह गया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं, सिखाने वाले लोग कौन है, ये कौन सिखाते हैं, ये सिखाने वाले कौन है, हमारे जो बिलियनियर प्रोफेसर है फर्स्ट टाइम, आप सब जानते हैं इनको ऑलरेडी, बस मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी हमारे साथ, जो 15 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है, ये सब लोग, है ना। मनीषा जी ये आपके कस्टमर के लिए है, बड़े ध्यान से समझिएगा। आज के सेशन के बाद आई एम श्योर कि आप समझ पाए होंगे कि बीबी इंपैक्ट इतना इतना फर्स्ट क्लास प्रोडक्ट क्यों है। क्यों पता है? क्योंकि ऑफर जो है ना, ये भागता जा रहा है। आज ही है और कल ही है, आज है और कल ही है। अभी बीबी इंपैक्ट के साथ ये फ्री है, 31 जैन के बाद नहीं मिलेगा फ्री। इसको स्क्रीनशॉट कर दो जल्दी से, फुल स्क्रीन कर दो। बीबी इंपैक्ट के साथ अभी तो फ्री है, लेकिन 31 जैन यानी कि कल के बाद ये कस्टमर को खरीदना पड़ सकता है। सत्याजीत जी अब समझ में आया बीबी इंपैक्ट प्रोडक्ट इतना इतना वैल्यूएबल क्यों है। सिर्फ फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं और उसके बाद वर्षा जी कह रहे हैं कन्वे माई थैंक्स टू डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर एंड टीम। हाँ ठीक बात है, बिल्कुल वर्षा मैम, विल गेट इट डन फॉर यू। कितनों को लगा कि यार चैट बॉक्स में लिख के बताओ, बीबी इंपैक्ट की पावर को समझ पाए आप लोग कि सिर्फ फ्रेमवर्क के साथ हम इंपैक्ट तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी दे रहे हैं अलग अलग, किसी को रिटेल, जो रिटेल चाहिए, किसी को मैन्युफैक्चरिंग दे रहे हैं, किसी को फ्रीलांसिंग दे रहे हैं, उसके हिसाब से हम उसको बिजनेस दे रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और ये है हमारा 7 स्टार, ये रहा हमारा 7 स्टार रिटेल प्रोडक्ट। हाँ, और अनुराग जी अब है वो मोमेंट जिसका आप वेट कर रहे थे, पहले नहीं था। मधुर गुप्ता जी रोक रोक नहीं पाइए अपने आप को, जल्दी से। गोयल जी थैंक यू सो मच, जल्दी से। हाँ ये रहा वो अरे वाह मोमेंट, जहां पे आपको फील हो गया कि नहीं, दिस इज द सेशन दैट वी वर लुकिंग फॉर, है ना। जल्दी से वापस आते हैं स्क्रीन के ऊपर, एंड आई एम श्योर कि आज अपन फीडबैक देंगे जरूर। और फीडबैक के साथ अपनी इस पावर को मत भूलिएगा कि आज और कल के लिए बीबी इंपैक्ट के कस्टमर के साथ ये जो हमारा 7 स्टार का रिटेल प्रोडक्ट है, जिसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी, और आई एम श्योर कि आज के सेशन के बाद आप जब अपने प्रोडक्ट कस्टमर से बात करोगे तो उसके रिटेलिंग टाइप को, रिटेलिंग स्टाइल को, रिटेल प्रोडक्ट्स को, उसके बिजनेस को समझने में आपको ये बहुत मदद करेगा, ताकि आप बेहतर कंसल्टेट करके इस प्रोडक्ट की वैल्यू अपने कस्टमर को समझा सकें। फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही।
विदा लेने का वक्त आ गया आपसे। मिलेंगे कल पे दोबारा और सेशन के साथ, नए 7 स्टार प्रोडक्ट के साथ आपको समझाने के लिए। तब तक के लिए आदेश दीजिए और फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा, असेसमेंट जरूर दीजिएगा, असेसमेंट देना जरूरी है। मिलते हैं कल के दोबारा एक सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। सी यू ऑल टुमारो विद अ सेशन अगेन। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।